बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूं आपका मेज़बान तिहामा आज़म। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपके दिन का आगाज़ जो है वो अच्छा हुआ होगा। हम हमेशा अपने प्रोग्राम से ये तनकीद करते हैं कि आपने जो है वो दिन का आगाज़ एक लाइट से ब्रेकफास्ट के साथ साथ एक्सरसाइज से करना है। एक्सरसाइज से फ़ायदा ये होता है कि आपका जो दिन का आगाज़ है वो बड़ा एनर्जाइज वे में होता है और अपनी सेहत के लिए 1 घंटा आधा घंटा निकालना हमारे लिए मस्त है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने बड़े ही इंपॉर्टेंट मौज़ूओं पे जो है वो गुफ्तगू करनी है। हमने जुडिशरी पे गुफ्तगू करनी है, हमने बैकलॉग ऑफ केसेस पे गुफ्तगू करनी है, हमने वकला हज़रात के किरदार का जो है वो उस पे गुफ्तगू करनी है कि मुल्क की तरक्की में उनका क्या किरदार होता है। इसी के साथ साथ मुल्तान के कुछ जो कचहरी के मसाइल हैं, कुछ साइलिन के लिए कुछ बैठने की जगह नहीं है, सायेदार जगह नहीं है। एक पार्किंग का बहुत बड़ा मसला था, वो अब हल किया गया है, लेकिन अभी भी थोड़े से उसमें कुछ लैप्सेस नज़र आ रहे हैं। तो इस हवाले से तफसीलन हम जो है वो गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मलिक अहमद सयाल साहब मौजूद हैं, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं डिस्ट्रिक्ट बार मुल्तान के। तो इनसे तफसीलन इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो बात मलिक अदनान, थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। मलिक अदनान अहमद, जनरल सेक्रेटरी। कोई जी, नहीं, कोई नहीं। मलिक अदनान अहमद सयाल साहब, जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार मुल्तान। सयाल नहीं है, अच्छा, मलिक सयाल अदनान नहीं है। अहमद ये ओनली। ओके, माहर इमरान है। ठीक। सॉरी। सर वो गलत हो गया। और सुनाएं, ठीक है? आप खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह, हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। माशाल्लाह। नाज़रीन, इन्हीं के साथ हमारे साथ माहिर इमरान जो हैं वो मौजूद हैं, माहिर इमरान नवाज़ साहब मौजूद हैं, जो कि आप जानते हैं कि डेवलपमेंट सेक्टर को कवर करते हैं, सीनियर रिपोर्टर रोही टीवी हैं। हर उस चीज़ पर नज़र रखते हैं जो इस वक्त मुल्तान में नई जिस चीज़ का आगाज़ हो रहा होता है, और वक्त से पहले जो है वो हमारे पास खबर ब्रेक कर देते हैं। मुल्तान के डेवलपमेंट सेक्टर में इस वक्त जितनी भी चीज़ें नई की जा रही हैं, मुल्तान एवेन्यू के हवाले से काफ़ी ज़्यादा गुफ्तगू की जा रही है, स्मोक के हवाले से काफ़ी इकदाम जो है वो उठाए जा रहे हैं। इसी के साथ साथ जो हमारी जुडिशरी की बीट है उसको भी जो है वो माहिर इमरान नवाज़ साहब जो है वो कवर करते हैं। इस हवाले से तफसीलन जो है वो गुफ्तगू करेंगे कि इस वक्त जो बैकलॉग ऑफ केसेस है, सबसे बड़ा मसला इस वक्त नज़र आ रहा है, और वो क्यों है और उसको जल्द से जल्द किस तरह जो है वो क्लियर किया जाएगा। इसी के साथ साथ ऑनलाइन कुछ शहादतों की जो है वो उसका नोटिस लिया गया है, तो वो उसकी क्या डिटेल्स हैं, उसकी क्या ग्राउंड रियलिटी, तो इन सारे अवामिल पे जो है वो तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, माहिर साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम भाई आप सुने ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। आप आज एनर्जेटिक नज़र आ रही हैं सुबह सुबह। ये अल्हम्दुलिल्लाह, आप जिस दिन शो में आते हैं ना तो हम एनर्जेटिक हो जाते हैं, और थैंक यू थोड़ा सो सा मच। हमें जो है वो पढ़ के आना पड़ता है, क्योंकि माहिर साहब ऐसे काउंटर क्वेश्चंस और इस तरह की डिटेल्स ले आते हैं कि हम ज़रा कोशिश करते हैं कि नहीं, ज़रा पढ़ के आप आएँ। माशाल्लाह बड़े ब्रांड एंकर हैं हमारे, और अच्छे क्वेश्चंस करते हैं, हमेशा रेलिवेंट करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। माहिर साहब, अगर आप इजाज़त दें तो मैं सर से स्टार्ट बिल्कुल। करना चाहूँगा। सर, अभी पहले ज़रा ये बताएं कि कुछ लोग जो हैं वो आपसे खुश नज़र आ रहे हैं, कुछ अभी रिसेंटली कुछ इलेक्शंस भी हुए, उस हवाले से ज़रा बताइएगा कि क्या वो बड़े पीसफुली हो गए, या उसमें कोई इस तरह का नाखुशगवार वाक़या तो नहीं हुआ? ट्रांजिशन ऑफ पावर्स जो है वो बड़ी पीसफुली हो गई? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल। ये तो फिर आपने जैसे खुश होने की बात की है। अभी ये सफ़र शुरू हुआ था, तो अभी तकरीबन अब इख्तिताम होने को है। तो कहने का मकसद ये है कि कुछ चैलेंजेस थे डिस्ट्रिक्ट बार में, और उन चैलेंजेस को भी सबसे पहले तो आपको एक्सेप्ट करना होता है, क्योंकि ज़ाहिर है आप जब एक मस्बत काम की तरफ निकलते हैं तो लोग जो है वो पसंद नहीं करते। हमारा भी इंटरनली कोई ऐसी पॉलिटिक्स भी होती है कि जिसमें अपोजिशन जिसे कह लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी हमने कोशिश की है कि अच्छा डिलीवर करें। 6 से 7 माह तो हमें एक ही जो है वो प्रोजेक्ट की ऊपर क्रिटिसाइज़ किया गया, और बहुत सारे मनफी जो चीज़ें थी उनको अश्कार किया गया, और ऐसे ही प्रोपेगेंडे किए गए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जब आप नेक नीयत होते हैं, जब आप ये सोचते हैं कि मैंने वेलफेयर करनी है, और आप ये सोचते हैं कि आपने कॉमन इंटरेस्ट की बात करनी है, इंडिविजुअल्स पर नहीं जाना, तो अल्लाह ताला आपकी मदद करता है। ये मैं समझता हूँ कि हमने जो प्रोजेक्ट्स किए हैं, इस पर हमने ये कॉमन जो है तमाम वकला की वेलफेयर के हवाले से जितने प्रोजेक्ट्स को लाए हैं, कोई इनफरादी इंटरेस्ट नहीं हुआ। तो अल्लाह ताला ने हमारी मदद की है। चैलेंजेस तो थे, कुछ लोग खुश अभी भी नहीं होंगे, और वो तो कभी भी नहीं होंगे बल्कि। तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। और बाकी इलेक्शन के हवाले से ये है कि ये साल जनवरी में हमारा इलेक्शन हुआ, उसके बाद ये देखें कि फिर पाकिस्तान की सबसे बड़ी कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन इसी साल मुनक्किद हुआ। फिर उसके बाद पंजाब बार कौंसल, जो हमारी कौंसल है, जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, जो हमारा चेक एंड बैलेंस करती है, उसका इलेक्शन भी 5 साल बाद इसी 2025 में मुनक्किद हुआ। और अब जो है पाकिस्तान बार कौंसल का इलेक्शन होने जा रहा है 13 दिसंबर 2025 को, वो भी इसी साल हो रहा है। तो ये इलेक्शनों का साल भी है। तो ये इसके बाद फिर दोबारा से
डिस्ट्रिक्ट के इलेक्शन शुरू होंगे। अच्छा, जब मैं हमारे इमरान नवाज साहब से जब गुफ्तगू कर रहा था इन इलेक्शंस के बारे में, तो सर बड़ा ये बता रहे थे कि बड़ी शफाफियत रखी जाती है और वकला बरादरी जो है वो बड़ा जोश खरोश से जो है वो इसमें सारी की जाती है, जितनी भी जो गाइडलाइंस होती हैं उसको पूरी तरह जो है वो उस पर अमल किया जाता है। मुझे ज़रा चेक एंड बैलेंस के बारे में बताइएगा कि ओवर स्पेंडिंग के हवाले से जहाँ तक बात की जाए, या उस तरह के अवामिल तो नहीं इधर होते जो अगर कुछ गाइडलाइंस के अगर कोई खिलाफ जा रहे हो? नहीं, बिल्कुल। जो पाकिस्तान के जितने भी एसोसिएशंस के, यूनियंस के और जनरल इलेक्शन जो बलदियाती होते हैं, उसमें जो सबसे ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होते हैं वो लॉयर्स के होते हैं। उसकी वजह यह है कि एक तो हमारे जो मेंबर्स हैं वो शुमार किए हुए होते हैं, गिनती होते हैं, उनकी एक वोटर लिस्ट मौजूद होती है। फिर जो हमने कॉन्स्टिट्यूट करते हैं हम इलेक्शन बोर्ड को, तो वो हम खुद इलेक्शन बोर्ड को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, और वो हमारी उसी जो हमारी सोसाइटी है या हमारा जो वो कल्चर है या हमारा माशरा जो है लॉयर्स का कचहरी, वहाँ के मेंबर्स में से जो सबसे ज़्यादा ईमानदार, दयानतदार और जिस पर किसी को शक व शुबा नहीं होता, उसको अल्हम्दुलिल्लाह सबकी यूनानिमसली उसमें ऑप्शन जो होती हैं उस पर राय लेकर हम एक इलेक्शन बोर्ड बनाते हैं और चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड सेलेक्ट करते हैं। फिर वो जो चेयरमैन है वो इलेक्शन करवाते हैं, और मौके पर जहाँ पोलिंग हो रही होती है वहाँ पोलिंग के दौरान तमाम इलेक्शन बोर्ड भी वहाँ मौजूद होता है। मैं भी एक साल इलेक्शन बोर्ड का हिस्सा रहा हूँ और बड़ा ट्रांसपेरेंट और बड़े अच्छे हमने इलेक्शन कराए। तो 1 बाय 1 वहाँ पर जो है ना पोलिंग हो रही होती है, और जब ज़ाहिर है इलेक्शन जब होता है तो उसका नाम काट दिया जाता है वोटिंग लिस्ट से, और फिर उसको जो है ना बैलेट पेपर इशू किया जाता है और वो जाके अपना वोट कास्ट करता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जितने यहाँ पे कोई 2 नंबरी ऐसी होती नहीं है, कोई बैलेट पेपर नहीं नए बनाए जाते, कोई डब्बों की तो जो है वो उठा के नहीं ले जाता उसको कोई। तो वो ये है कि बड़ा ट्रांसपेरेंट होता है, और किसी को भी अगर एक वोट से भी कोई हारा है तो उसको कबूल कर लेता है, कोई एतराज़ नहीं करता। यानी कि एतराज़ हो तो उसको, वैसे कौंसल हमारी मौजूद है वहाँ पर आप पिटीशन भी कर सकते हैं, लेकिन किसी को आज तक एतराज़ ही नहीं हुआ, और हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे इलेक्शन हुए। अच्छा सर, ये बताएं कि कुछ नए वकला या जो हमारी यंग जो वकील हैं वो लीडरशिप की तरफ आ रहे हैं, जैसे ही माह साहब ने एक बात की थी कि एक ऐसे भी उम्मीदवार जिनकी अभी कट ऑफ डेट पूरी हुई अपनी एज की और उसके बाद जो है वो मुंतखब हो गए, तो इस तरह के आपको इस दफ़ा चेंज नज़र आया कुछ इलेक्शन में? हाँ जी, बिल्कुल। ये हमारे इमरान साहब ने सही कहा है कि कट ऑफ डेट जो होती है ये मतलब 2000 अभी 15 साल का अगर एक्सपीरियंस दरकार था, और वो अगर नवंबर में किसी का पूरा हो गया है तो वो पंजाब बार के मेंबर के लिए अहल था, एलिजिबल था। तो वो हमारे विहाड़ी से हैं सलमान यूसुफ गुमन साहब जी, वो इलेक्ट हुए हैं, और वो पंजाब के कम उम्र तरीन जो है वो नौ मुंतखब मेंबर पंजाब बार कौंसिल हैं, और मैं उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है जैसे मतलब आपकी एज वाइज इसमें कैटेगरीज मौजूद हैं, तो अगर किसी की एज अर्ली पूरी हो जाती है तो वो इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है। अभी जो वैसे ओवरऑल देखा जाए तो वाकई ये चीज़ें चेंज हो रही हैं कि अब यंगस्टर्स के पास जो है वो ये कुव्वत भी जा रही है इलेक्शन लड़ने की भी और कैंडिडेट बनने की भी। दोनों चीज़ें जो हैं वो शिफ्ट हो रही हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा अभी तो बल्कि रुक गया है, लेकिन इससे 2-3 साल पहले बहुत ज़्यादा मेंबर्स जो हैं वो ऐड हुए हैं हमारे पास। अभी थोड़ा सा ज़रा ठहराव आ गया, क्योंकि अभी थोड़ा सा पंजाब की तरफ से कुछ पाबंदियां हैं डिग्री पर BZU की तरफ से, तो बाकी अदरवाइज़ ठीक है। यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा आ गए और उन्होंने गेम चेंजर बन गए हैं, वो चेंज कर देते हैं सब चीज़ें। अच्छा जनाब, ये बताइएगा कि मुल्तान का एक बहुत बड़ा मसला था कचहरी रोड की पार्किंग का, वहाँ पर हमेशा ट्रैफिक जैम रहती थी, और शुरू में हमने देखा कि जो है हमारे पार्किंग वाले जो हज़रात हैं वो भी गाड़ियों को जो है वो पार्क कर रहे थे। अब थोड़े हालात जो है वो कुछ बेहतर नज़र आ रहे हैं, लेकिन बहरहाल ट्रैफिक का फ्लो उस तरह नहीं है जिस तरह मैं आपसे एक दफ़ा इंटरव्यू करने आया था और आपने कहा था कि 200 किलोमीटर/आवर की स्पीड से भी गाड़ी वहाँ से गुजर जाए तो हम चाहते हैं कि गुजरे। तो अभी भी कुछ लैप्सेस जो हैं वो नज़र आ रहे हैं, उसकी क्या वजह है? हालांकि कॉम्प्लेक्स तो बना दिया गया है वकला हज़रात के लिए पार्किंग का। हाँ जी, हाँ जी, बेशक अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो सबसे पहले लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ अपने परवरदिगार का कि मलिक जावेद अली डोगर जो प्रेसिडेंट हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के, उनकी सरपरस्ती में, उनकी सरबराही में पूरी एग्जेक्टिव बड़ी अच्छी तरह से मेहनत कर रही है, और यकीन करें ये एक डायलॉग के ज़रिए ही आप चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। तो जितनी भी अभी मैंने पहले आपको बताया कि मामलात ख़राब थे, मनफी प्रोपेगेंडे थे, उन तमाम को हमारी वही नेक नियति और वकला वेलफेयर का जो नारा है वो अल्लाह ताला ने हमारी मदद की है, और उसमें ये हुआ कि वो पार्किंग प्लाज़ा हमें मिल गया, और पार्किंग 23 अक्टूबर 2025 को इसका इनाग्रेशन हुआ है,
और उस दिन इनाग्रेशन पर जो है वो हमारे सीनियर जज मुल्तान बेंच तशरीफ़ लाए थे, और उसके बाद ये हैंडिंग ओवर हो गया क्योंकि ये बनाया गया है सिर्फ लॉयर्स की पार्किंग के लिए। तो वो हमने पार्किंग वहाँ पर शिफ्ट कर दी है अल्हम्दुलिल्लाह, और बड़ा हमारा एक दरीना मुतालबा जो था वो पूरा हो गया। अभी जो बाहर के आप मसाइल बता रहे हैं, उन मसाइल को हमने फौरी तौर पर हल करने की कोशिश की, लेकिन कुछ सोशल मीडिया के जो चैनल्स थे उन्होंने गलत खबर फैलाई कि यहाँ पर बिल्कुल जो है वो पार्किंग नहीं होगी। हालांकि तय ये हुआ था कि पार्किंग फ्लाईओवर के नीचे जो येलो लाइन है वहाँ तक रहेगी, क्योंकि वहाँ से गाड़ी का गुजरना भी दुश्वारी है, मुश्किलात है, वहाँ से नहीं गुजर सकती। बहरहाल साइलिन ने आना है 15,000 साइलिन के, उन्होंने भी तो कहीं ना कहीं अपनी बाइक तो ज़ाहिर है कोई व्हीकल पे आ रहा है, कोई मोटरसाइकिल पे, कोई साइकिल पे आ रहा है, उसने अपनी गाड़ी को बाइक को कहाँ पार्क करना है, और उसने भी उसी टाइम मुकर्रर टाइम पे पहुँचना है जो एक लॉयर ने पहुँचना है, जो एक जुडिशियल अफसर ने पहुँचना है। साहिल ने भी उसी टाइम पर पहुँचना है, 7:45 बजे 8 बजे उसकी पुकार होती है, तो वो जल्दी जल्दी ज़ाहिर खड़ी करके रोड पे तो नहीं जाएगा, तो उसके लिए ये पार्किंग मुख्तस की गई है। और बाकी ये जो थोड़ी सी रुकावटें, लेकिन अब भी मैं समझता हूँ कि जो मैंने आपसे कहा था कि 200 की स्पीड से गाड़ी गुजरेगी, ना भी सही लेकिन 100 की स्पीड या 80 की स्पीड ज़रूर बना ली है। और ज़ाहिर अभी मैं ये देख रहा हूँ कि हमने 220 गाड़ियों की गुंजाइश वाले पार्किंग प्लाजे में हमने 250 गाड़ी पार्क कर ली है, उसके बावजूद ये रश ख़त्म नहीं हो रहा। आप ये देखिए कि इससे पहले कितना ज़्यादा रश होगा कि 250 गाड़ी यहाँ से शिफ्ट होने के बावजूद इस को जो है ख़त्म नहीं किया जा रहा है, इस रश को। तो अभी भी मज़ीद ज़रूरत आई थिंक पड़ेगी। शहरियों की क्या जिम्मेदारी बनती है इसमें, अगर उनको कहा जा रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ ये भी ज़रा है ना कि हम ज़रा कानून तोड़ के भी चौधरी बनने की कोशिश करते हैं। येलो लाइन का अगर हमें कहा कि वहाँ गाड़ी नहीं पार्क करनी तो हम वहीं पार्क करेंगे और फिर लड़ेंगे भी सही पर्ची वाले से भी। तो शहरियों को ज़रा बताइएगा कि हमने भी कानून पर अमल करना, थोड़ा सा आगे गाड़ी पार्क करना, थोड़ा सा पैदल चल के आ जाए। मैं बिल्कुल इसमें देखें सिर्फ लॉयर्स के लिए ये फ़ायदा नहीं हुआ, पूरे मुल्तान के अवाम के लिए ये फ़ायदा पहुँचा है। और मेरे ख्याल में कचहरी चौक का खुल जाना इस तरह से ट्रैफिक का, वो पूरे मुल्तान का मसला था हमारा। और मैं भी उन शहरियों से, उन साइलिन से गुजारिश करूँगा कि जो वहाँ SOPs बनाए गए हैं, जिस तरह से पार्किंग मुख्तस की गई है, उसी तरह से आप अपनी गाड़ी बाइक को पार्क करें। रोड को और मेन गेट को जो है वहाँ पर कोई पार्किंग ना करें, क्योंकि अक्सर ये ऑटो वाले वहाँ आके रुक जाते हैं, सवारी लेने के चक्कर में आते हैं, या फिर कोई गाड़ी ड्रॉप करने आ रही है या किसी को पिक करने आ रही है, वो गाड़ियाँ वहाँ आके खड़ी हो जाती हैं। तो मैं उनसे भी साइलिन से और आवाम से गुजारिश करूँगा कि वो अपनी गाड़ियों को शेड के नीचे पार्क करें, ताकि रवां रहे ट्रैफिक, आवाम को दुश्वारियाँ ना हो, किसी ने पहुंचना है वो बर वक्त अपनी जगह पर पहुंच सके। जी नाज़रीन, जैसे सर ने बताया कि कुछ जिम्मेदारियां हमारी आम शहरी की भी हैं, जहां पर क्रिटिसिज्म बनता है वहां पर क्रिटिसिज्म ज़रूर करें। हम भी कुछ सवाल कर रहे हैं, लॉयर से भी करते हैं, इंतज़ामिया से भी कुछ सवाल किए जाते हैं, लेकिन कुछ जिम्मेदारियाँ हमारी भी हैं। इसी के साथ नाज़रीन इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, मज़ीद भी सवाल इस तफसील में गुफ्तगू करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम जो कचहरी रोड पे पार्किंग का एक बहुत बड़ा मसला था उस हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। माहिर इमरान हमारे साथ मौजूद है, मैं उनका भी ज़रा पॉइंट ऑफ व्यू इस पे चाहूँगा। माहिर साहब, पार्किंग का एक बहुत बड़ा मसला था जो काफ़ी अरसे से हम चाह रहे थे मुल्तान कचहरी के जल्द से जल्द हल किया जाए। अब मुल्तान के कुछ हॉट स्पॉट समझे जाते थे। कचहरी रोड से अगर हम घंटा घर की तरफ जाएँ वहाँ पर ट्रैफिक हमेशा हमें जाम मिलेगी, अगर कचहरी रोड से इस तरफ 9 नंबर की तरफ जाएँ तो वो भी हमें हमेशा जो है वो ट्रैफिक जो है वो जाम मिलती थी। मसला कुछ हल हो चुका है, लेकिन सर जैसे कह रहे हैं कि कुछ मसाइल अभी भी हैं, लैप्सेस भी हैं, उस पर काम किया जा रहा है, हल किए जाएंगे। आपका इस पर क्या कमेंट है? अब देखें, एक बहुत ज़्यादा इशू था। एक घंटा वहाँ पे रुकना पड़ता था, जब कोई भी गाड़ी जैम हो जाती थी तो लड़ाई झगड़े भी होते थे। तो अब उस चीज़ से तो हम बाहर निकल आए, लेकिन अभी भी वहाँ पे ज़ाहिर बात है बुला के तो रहेगी कुछ ना कुछ, क्योंकि एक तो जब छुट्टी का वक्त होता है, जजेस साहबान की जो गाड़ियाँ निकल रही होती हैं तो उस वक्त रोक ली जाती है ट्रैफिक को। वो एक टाइम है मखसूस, सुबह के वक्त भी और छुट्टी के वक्त भी। लेकिन दूसरी बात हम ये करें कि पहले DC ऑफिस में गाड़ियाँ जाती थी, अब वो मुकम्मल तौर पे वो नहीं जा रही वहाँ पे। इवन के सदर सेक्रेटरी हमारे साथ बैठे हैं, सेक्रेटरी साहब, ये भी गाड़ी पार्किंग प्लाजा में लगा के ही इधर आते हैं, और डिप्टी कमिश्नर खुद पैदल जो है वो अपने ऑफिस में आते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है। पहले सीधी गाड़ियाँ अंदर जाती थी, ख़दशा भी होता था पहले इस तरह के, आपको पता है कि अटैक वगैरह भी हुए बाहर, तो उस तनाजुर में भी एक अच्छा फ़ैसला किया गया।
तो अभी जिस तरह सोशल मीडिया या लोग कहते हैं कि पार्किंग प्लाजा तो बन गया लेकिन गाड़ियां बाहर क्यों खड़ी हैं, अब ये देखें अगर गाड़ी 700 है और पार्किंग प्लाजा 220 का बना है तो बाकी ने बाहर ही खड़े होना है। तो यहाँ पे एक काफ़ी इंतज़ार हमें भी था कि पार्किंग प्लाजा बनेगा, मुकम्मल तौर पे गाड़ियाँ वहाँ होंगी। तो पार्किंग प्लाजा जो है वो मुकम्मल बना ही नहीं है, उसके 7 फ्लोर उन्हें बनने थे तो वो फ्लोर मुकम्मल ही नहीं है, 2-3-4 फ्लोर हैं उनमें वो मुकम्मल हो वो गए। काम रोक दिया गया कि काम अभी चल रहा है? नहीं, वो था ही फिलहाल पहले ओके। फेज़ में इतना था। अब दूसरा फेज़ कोई चीफ जस्टिस आएगा और वो ऑर्डर देंगे या कोई वो करेगा वज़ीर आला पंजाब या कोई भी हुकूमती ओहदेदार, तो फिर ये फेज़ मुकम्मल होगा। 7-8 फेज़ तक हमने देखा है गाड़ियाँ जाती हैं वहाँ पे। ये और पार्किंग प्लाजा की जो बुनियाद रखी गई है, 7 उसके जो हैं मुख्तलिफ फ्लोर वो बनने थे, अभी 3-4 जो हैं वो बने हुए हैं। और दूसरा एक और नई कम्प्लेक्स बन रहा है सिटी, उसमें जजेस की सारी गाड़ियां वहाँ खड़ी होनी है, तो अभी आर्जी तौर पे जजेस की गाड़ियां ज़रा यहाँ हैं। तफसील में अदनान साहब का भी कमेंट चाहूँगा मैं ज़रा। उससे पहले इसी हवाले से मैं जानना चाह रहा था कि अभी जो है वो कानून है क्या इस पार्किंग के हवाले से? एक साइड पर हमें नज़र आ रहा है कि मोटरसाइकिल एक साइड पे लगे होते हैं और गाड़ियाँ एक साइड पे लगी होती हैं, तो ज़रा मुझे ग्राउंड रियलिटी के बारे में समझाइएगा आसान अल्फाज में कि इस वक्त कानूनी तौर पर क्या गाड़ी वहाँ पर पार्क हो सकती है, गेट के आगे नहीं पार्क हो सकती, तो वो चीज़ें ज़रा बताइएगा। देखिए कानूनी तौर पे सड़क पे तो वैसे नहीं खड़ी करनी चाहिए, अब कहाँ खड़ी करें, इशू तो ये है। तो अब ये करीब तरीन यही जगह है, अब सिर्फ आप कचहरी चौक को छोड़ दें, 9 नंबर तक आप ओके। जाएं, 9 नंबर तक सारी वहाँ तो वुकला की ये नहीं है ना, साइलिन फिर की भी है। आगे तक गाड़ियां लोगों की जो प्लाजे की हैं, मेन तो कानून पे अमल दरामद ही नहीं है। जब प्लाजे बनते हैं तो उनके अंदर पार्किंग होनी चाहिए। हमारे साहब मज़ीद भी हमने डेवलपमेंट के कुछ टॉपिक्स पे गुफ्तगू करनी है, लेकिन इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर लाइन पे मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, अपना नाम बताइएगा और सवाल कीजिएगा। दानियाल बात कर रहा हूँ सर, मैं मुल्तान से। जी दानियाल साहब अस्सलाम वालेकुम। मेरा डिस्ट्रिक्ट बार जनरल सेक्रेटरी साहब से मेरा सवाल है कि ये लोग जो कहते हैं हमारे पास बैठने की कचहरी में जगह नहीं है, एक साहिल के साथ जब 10-10 मुलाकात के तरीके से मिलने के लिए, तो वहाँ बेंच पे बैठने की कब जगह होगी? ज़ाहिर इतनी गुंजाइश ही है ना जगह की, 3 से 4 बंदे बैठ सकते हैं। ये लोगों की बेफजूल बात है, हम आते हैं हमें बैठने की जगह नहीं मिलती, हर चीज़ है तकलीफ है, हर चीज़ मौजूद है। ये बस कहने की बातें होती है। एक साहिल को मिलने के लिए मुलाकात से तारीख से आते हैं 10-10 बंदे, 8-8 बंदे साथ होते हैं। ज़ाहिर जो आते हैं तारीख से पेशों से आते हैं, ज़ाहिर उनको भी बैठने के लिए जगह बैठने के लिए मिलनी चाहिए। ये लोगों की ऐसी बात है। पार्किंग के हवाले से जो बात है, मेरी अदनान साहब से यही गुजारिश है कि जो ट्रैफिक वार्डन वाले खड़े होते हैं ना, सबसे पहले ये खुद का कानून तो सीधा करेंगे। काफ़ी वकील जो ऐसे हैं जो पारे कभी भी कर जाते हैं, गाड़ियाँ करते हैं, उनको भी ज़रा तहकीक करें कि भैया आप भी उस कानून को फॉलो करें। और ट्रैफिक वार्डन वालों को भी ये हिदायत दें कि जो गलत पार्किंग होती है, ज़ाहिर उतारने चढ़ाने में भी मसले मसाइल होते हैं, तो ये उनको ज़ाहिर है कि ये उनको ट्रैफिक वार्डन वालों को। जी दानियाल साहब बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल है सवाल से ज़्यादा थोड़ा सा उनका कमेंट था, लेकिन इफ़ यू वांट टू कमेंट ऑन इट अदनान साहब। नहीं, मैंने सुन लिया है सवाल जी। और इनके सवाल के 2 हिस्से हैं। जी। पहला हिस्सा ये है कि साइलिन के बैठने के लिए वहाँ पे गुंजाइश मौजूद है, लेकिन एक साइल के साथ 10-10 लोग आते हैं मिलने वाले, तो वो कैसे बैठे? तो ये एक इनफरादी जो है वो सवाल हो सकता है। मैंने हमेशा कलेक्टिव वेलफेयर की बात की है। तो अभी तो लोग गाड़ियाँ खड़ी करने की गुंजाइश नहीं है, तो पर्सन की के लिए कहाँ से गुंजाइश होगी? मैं तो एक ये सादा सी बात है कि हमारी जो मुल्तान कचहरी है वो पंजाब की दूसरी बड़ी बार है, लाहौर बार के बाद आपकी पंजाब की दूसरी बड़ी बार है। यहाँ पर आप ये देखें केसेस की तादाद के मुताबिक जजेस को तैनात किया जाता है, तो इतने ज़्यादा रेशो है। पंजाब में हाई कोर्ट के जजेस सबसे ज़्यादा लाहौर में बैठते हैं और दूसरे नंबर पे मुल्तान में 10 जजेस अभी भी काम कर रहे हैं। तो यानी कि हाई कोर्ट में अगर 10 जजेस हैं तो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में तकरीबन 60 से 70 कम से कम, मैं अभी वो रेशो बता रहा हूँ कि वो जजेस यहाँ पर काम कर रहे हैं। मोर देन यानी कि अंडर 100 जो है वो ये जजेस हैं। तो इतनी तादाद तो है साइलिन की कि इतने ज़्यादा जजेस को यहाँ तैनात किया जाता है। तो उसी तरह केसेस अगर ज़्यादा हैं तो साइलिन ज़्यादा है। अभी मैं ये यकीन करें, हमें बड़ा अक्सर जुडिशल अफसरान के साथ हम बैठते हैं तो थोड़ी सी एम्बेरसमेंट भी फील होती है कि यहाँ पर प्रॉपर एक कोर्ट रूम नहीं है, उनके लिए भी बैठने की प्रॉपर जगह नहीं है। तो साइलिन के लिए तो फिर उससे भी बुरा हाल है। छोटे छोटे कमरे हैं, छोटे छोटे जनाब दरवाजे हैं उनके, और एक जा सकता है दूसरा वहाँ से गुजर नहीं सकता। ये कोर्ट रूम की हालत है।
और उसके बाहर जो शेड है वो ना होने के बराबर है। वहाँ पर गर्मी और सर्दी के दौरान कोई सायादार चीज़ें नहीं हैं। तो ये एक बड़ा मुतालबा है मेरा इंतज़ामिया से भी और डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी से भी। ज़ाहिर है जगह तो नाकाफ़ी है, उनके लिए भी थोड़े इश्यूज़ हैं, लेकिन इसको हंगामी बुनियादों पर अगर टावर की तकमील हो जाती है, जो एक जुडिशल टावर बन रहा है हमारा 10 मंजिला हाई राइज बिल्डिंग है पंजाब में, जुडिशरी के अंदर एक इंफ्रास्ट्रक्चर है और एक जनूबी पंजाब के लिए एक बहुत बड़ा एक ये प्रोजेक्ट है। तो वो 10 मंजिला हाई राइज बिल्डिंग है, ये तमाम अदालतें वहाँ शिफ्ट होनी है। उसमें भी ये 2025 में उसको मुकम्मल होना था इस पार्किंग प्लाजा के साथ ही, लेकिन वो अभी जो है बिल्डिंग खाली बना दी गई है। उसके अंदर का जो फिनिशिंग है और बाकी जो वर्क है वो सारा पेंडिंग है। तो अभी भी जब हमारी बात होती है तो वो कहते हैं अभी हमें 2 साल और चाहिए। तो मेरे ख्याल में इसको अगर फंड रिलीज़ कर दिए जाएं तो वो जल्द अज जल्द तकमील को पहुँचे। जब ये कोर्ट्स वहाँ शिफ्ट हो जाएंगी तो वहाँ बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे, क्योंकि ये भी जगह स्पेस बन जाएगी, इसको भी यूटिलाइज़ किया जा सकता है। और जुडिशरी वहाँ एक ऑनरेबल तरीके से, कोर्ट रूम मौजूद होंगे, वहाँ पे लिटिगेंट शेड मौजूद होंगे, वॉशरूम होंगे, कैफेटेरिया होगा, वो एक पूरा प्रोजेक्ट है। तो मेरी भी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है आपके चैनल के ज़रिए कि इस पर फौरी तवज्जो दी जाए और फंड रिलीज़ किए जाएँ ताकि ये जुडिशल टावर जो है वो इस वक्त जो है वो फौरी जो है वो तवज्जो दी जाए ताकि ये जो जुडिशल टावर है वो जल्द से जल्द बनाया जा सके। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक और कॉलर लाइन पर मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, अपना नाम बताइएगा और सवाल कीजिएगा। जी जी, तहसीन खान बात कर रही हूँ, मैं मुल्तान से ना। जी अस्सलाम वालेकुम साहिबा, सवाल कीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, गुजारिश ये है कि अपने टीवी की आवाज़ थोड़ी सी कम कर लें। जी 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 अपना सवाल कीजिएगा। मेरा सवाल ये है अदनान साहब से कि अक्सर फैमिली केसेस होते हैं, वो डिग्री हो जाते हैं, इजरा होता है, उसमें अक्सर टाउट माफिया जो है ना वो गैस पार्टियों से पेमेंट लेके ना बहुत ज़्यादा टाउट है इधर ना, वो फीमेल्स को बड़ा हरासा परेशान कर रहे हैं कचहरी में। और कुछ ऐसे वकील हैं जिनका कोई लाइसेंस नहीं है और वो पेश होते हैं कचहरियों के अंदर ना, कोर्ट में, अदालतों में। तो उसके लिए ये क्या कर रहे हैं? उसके लिए भी काम जरूरी है, क्योंकि अक्सर वकील नहीं है जिन्होंने लॉ नहीं किया हुआ। और कुछ ऐसे लोग हैं मुल्तान में, मैंने खुद देखा है कचहरी में, जो कि ना ही किसी वकील के क्लर्क हैं और क्रिमिनल रिकॉर्ड याफ्ता लोग हैं, वो यहाँ पे आके पेश होते हैं कि हम क्लर्क हैं। तो उनके लिए क्या प्रोसेस है, क्या कर रहे हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कार्रवाई है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं इसका आंसर लेता हूँ। बहुत शुक्रिया मैम आपका सवाल करने का। सर ये तो बहुत एक संगीन उसकी तरफ जो है वो रोशनी डाली है मैम ने। कॉलर जो थी उन्होंने बड़ी तवज्जो दिलाई है और वाकई ये एक बड़ा सीरियस मैटर है। असल में अवेयरनेस की कमी है। बेसिकली मैं इनको यही कहूँगा कि जब आप किसी लॉयर को इंगेज कर रहे होते हैं, वैसे तो जाहिर है जब किसी ने यूनिफॉर्म पहना हुआ है तो अपेरेंटली वो लॉयर ही लग रहा है, और जो आने वाला साइल है उसने यही समझना कि ये मेरा मसीह है, उससे अपना वो केस भी बताना है और उससे अपना उसको केस को लिए लॉयर भी हायर करना है। तो उसके लिए हम वैसे पंजाब बार काउंसिल ने पहले से ज़्यादा इस पर काम किया है और हमने जितने फेक लॉयर्स हैं जो लॉयर का लिबास पहनकर हमारे पेशे को मिसयूज़ कर रहे हैं और बाकी जो टाउट माफिया है इस पर भी हम एक्शन ले रहे हैं। लेकिन अगर इन तमाम चीज़ों के ज़रिए अगर आपको तस्दीक नहीं हो पा रही तो आपसे गुजारिश होगी, इसी चैनल के ज़रिए मैं तमाम आवाम से कहूँगा कि हमारे ऑफिसेज़ यहाँ पर मौजूद हैं, आप उन ऑफिसेज़ में तशरीफ़ लाएँ। उनका कार्ड अगर उन्होंने कोई दिया है या कोई टाउट माफिया है या कोई क्लर्क है, मुंशी है, तो उसकी तस्दीक के लिए भी क्लर्क बार एसोसिएशन मौजूद है, वहाँ से तस्दीक कर लें। सर ये तो हमारी बार एसोसिएशन से लॉयर की तस्दीक कर लें, उसके बाद उसको हायर कर लें। मैं ज़रा प्रोसेस ये समझना चाहूँगा, ये तो बड़ा कम्बरसम प्रोसेस हो जाएगा एक साइल के लिए कि उसने एक वकील हायर किया, फिर वो बाद में उसी वकील की तस्दीक के लिए आपके पास आ रहा है। तो आपका खुद एक प्रोसेस नहीं होना चाहिए कि वो उसको इजाज़त ही ना हो या वो पहले से ही शिफ्ट आउट हो जाए वो फेक जो वकील है? नहीं, वैसे तो देखिए हमारे अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे इसका जवाब दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है नाज़रीन। लेकिन इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हमारे साथ कॉलर मौजूद थी, उन्होंने एक सवाल किया था कि यहाँ पर कुछ फ़ेक वकील जो हैं वो पेश भी होते हैं कोर्ट्स में, और जो है वो पैसे का जो है वो ज़िया भी होता है, कीमती पैसा केस की उम्मीद भी लगाई जाती है। इसी के साथ साथ कुछ टाउट माफिया के हवाले से भी जो है वो गुफ्तगू की। मैं अदनान साहब से एक सवाल इस जवाब ले रहा था, लेकिन इस वक्त वक्त हो गया एक ब्रेक का। जनाब मैं चाहूँगा उस जो है वो क्वेश्चन जो मैम ने किया था उसका आप जवाब दे दें। मैं उन मोहतरमा के सवाल का जवाब दे दूं कि जब आप देखें एक वकील का चुनाव कर रहे होते हैं, एक डॉक्टर का चुनाव कर रहे होते हैं, तो उसके लिए आप बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो तस्दीक कर दी जाती हैं। कुछ माशरे में उनके नाम भी गर्दिश कर रहे होते हैं, आप सुन के भी आते हैं कि फ़लाँ लॉयर जो है क्रिमिनल में एक्सपर्ट है, फ़लाँ सिविल में है और फ़लाँ फैमिली में। तो पहली बात तो ये है कि वहाँ से तस्दीक हो जाती है, और दूसरा ये है कि ये थोड़ा सा जितना भी इसको हम कोशिश पहले भी कर रहे हैं, हमने जो फेक लॉयर्स हैं उनके खिलाफ FIR भी दर्ज कराई है और उनको हमने निशानदेही करके उनको पकड़वाया भी है, अरेस्ट भी करवाया है। अच्छा, अभी कुछ थोड़ा सा लोगों को शायद ये हो जाता है कि एक यूनिफॉर्म के अंदर जब वो देखते हैं असल, तो वो समझते हैं ये लॉयर है। तो उसमें कुछ हमारे इंटरनी लॉयर भी मौजूद होते हैं, लेकिन इंटरनी लॉयर के लिए हिदायत ये है कि वो टाई को महरून लगाएगा। जो ब्लैक टाई होगी वो जो है वो प्रैक्टिसिंग लॉयर की होगी, या वो उसकी होगी जो लाइसेंस जिसने लिया हुआ है। और क्लर्क्स बार एसोसिएशन की जो तंजीम है उनके अंदर भी तमाम क्लर्क्स रजिस्टर्ड हैं। किसी लॉयर के पास कोई ऐसा क्लर्क नहीं है जो रजिस्टर्ड ना हो। इवन कि उनको वेस्ट कोट भी दी गई हैं, वो वेस्ट कोट से पहचाने जाते हैं कि ये मुंशी हैं, ये क्लर्क हैं। और बाकी जो टाउट माफिया है उस पर भी हमने बहुत सारा पहले भी वर्क किया है और जो है उनको हमने रोका है। तो आपसे भी गुजारिश है कि आप अपनी जब इतनी इम्पोर्टेंट केसेस के लिए अपनी केसों की पैरवी के लिए आते हैं और उन्हें वकला को भारी फीसें देते हैं, तो उनसे पहले उनकी थोड़ा सा भावनाओं कर लिया करें, जान लिया करें उनके नाम वगैरह। और अगर ज़्यादा कहीं से तस्दीक नहीं हो रही तो बार एसोसिएशन भी मौजूद है, आप वहाँ से भी आके तस्दीक कर सकते हैं। माहिर साहब मैं चाहूँगा आप भी ज़रा इस पर कमेंट कर दें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो सवाल किया हमारी मैम ने। तो आप इस बारे में, क्योंकि आप ग्राउंड के हालात से जो है वो वाकिफ़ होते हैं और आम साइलिन के जो है वो मसाइल आपके पास भी आ रहे होते हैं। इन्होंने ठीक कहा। देखें, बहुत से लोग ऐसे हैं फीसें ले लेते हैं, ना आगे कोई चैम्बर होता है, ना आगे कोई वो होता है, बाहर से वो आपको पता है फड़िए जिनको हम बोल रहे होते हैं, वो खड़े होते हैं, आते हैं, हाँ हम आपका जो है वो करा देंगे, हल करा देंगे। उसके बाद उनकी कोई जगह ही नहीं होती, और बाद में वो एप्लीकेशन लेके इधर इधर फिर होते हैं, ये बंदा था कौन था कौन नहीं था। बेहतर हल यही है, हर नाम होता है। एक वकील अपना नाम बनाते बनाते एक टाइम लगता होता है। हमेशा आप भी यहाँ पे कह रहे होते हैं कि यार 6-7 साल में तो किसी को कोई वो ही नहीं दे रहा होता, केस ही नहीं दे रहा होता। और लॉयर जो होता है वो उस एज के बाद जाके उस पर ट्रस्ट जो है वो बिल्ट होता है। कभी भी अपना वकील रखना, और वकालतनामा एक ऐसी पावर ऑफ अटॉर्नी चीज़ है, जब आपने साइन कर दिए तो आप फिर वो सच बोले झूठ बोले कोर्ट में आपका बेड़ा घर कर दे, वो सारा उसी पावर ऑफ अटॉर्नी के सर पे होता है। तो कम से कम इतना तो होनी चाहिए ना, जो भी केस दे रहा होता है उसे इतनी तो जान पहचान होनी चाहिए कि किस। इमरान साहब ये भी तो देखने में आता है कि एक वकील के पास क्योंकि काफ़ी सारे केसेस होते हैं और एक ही टाइम पे जो है वो उन्होंने पेश भी होना होता है, तो फिर वो क्या करते हैं कि वो केसेस जो है वो किसी और के हैंड ओवर कर दिए कि आप मेरे थ्रू जो है वो, या चले जाएँ जूनियर अपने किसी स्टाफ को कह दिया कि आप चले जाएँ और रिप्रेजेंट कर दें इसको। तो इस हवाले से ज़रा बताइएगा। देखिए, वो पूरा एक फर्म होती है, पूरा चैम्बर होता है, चैम्बर में 4 जूनियर्स भी होते हैं, 2 क्लर्क भी होते हैं, तो वो सारी जिम्मेदारी तो उस लॉयर पे होती है। तो वो जब पेश करवा रहे होते हैं, जब पेशी लेनी होती है, जब मिसलिनियस एप्लीकेशन जमा करवानी होती है, उन मामलात में देखिए कोई मर्डर केस है, कोई हीनियस केस है, तो मेन जो बहस होती है वो मेन लॉयर ने ही जो है वो करनी होती है, जिसने फीस ले रखी होती है। तो बाकी पूरी टीम तो एज अ मामला कोई हाई कोर्ट में है तो जाएं, जूनियर जाके कहते हैं 2 घंटे के लिए सर सीनियर साहब आ रहे हैं, तो वो नहीं है कि उसका आप जूनियर जाके फ्रॉड करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये तहसीन साहब बहुत उन लोगों के बारे में कह रही हैं, जब इंटर होते हैं तो कुछ लोग कहते हैं हम आपका करा देंगे 5,000 में, आप क्यों 50,000 भरते हैं, और बाद में 5,000 वाले बेड़ा घर करवा देते हैं और नजर भी नहीं आते होते। ये वो सारा सिलसिला। जनाब उम्मीद करते हैं कि मैम को जो है वो उनका सेटिस्फैक्टरी आंसर मिल गया होगा। कुछ ऑनलाइन शहादतों का कुछ नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उसकी क्या डिटेल्स हैं, उसकी क्या ग्राउंड रियलिटी है जनाब? तहमा भाई, बहुत अहम ये कारकर्दगी है, मैं कहता हूँ मौजूदा चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहिबा की बाकायदा नोटिफिकेशन जो है बाकायदा नोटिफिकेशन जो है वो हो चुका हुआ है, और उस ऑनलाइन
पहले क्या होता था, किसी भी शहर में कोई बंदा बैठा होता था और वहाँ अहम काम होता था और वापस उस दिन हेयरिंग होती थी, कोई कराची में और मुल्तान में कोई केस हुआ है, आपको पता है केसेस तो अब झूठे भी बन रहे हैं, सच्चे भी हैं, ट्रायल पूरा होता है और उसके बाद बरी और जो भी मामलात होते हैं। तो अब क्या है, ये एक अच्छी ऑप्शन दी है कि जो बहुत ज़्यादा बीमार है, अदालतों में नहीं आ सकता, ऑनलाइन रिकॉर्डिंग के ज़रिए वो शादी वो करा सकता है। कहीं पुलिस वाले कहते थे कि भाई हम नहीं आ सकते और इनकी वजह से क्यों हर केस में पुलिस वाले वो शादी देर होते थे। अब कहीं लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, वो किसी और शहर में है, तो वहाँ से भी वो करा सकता है ऑनलाइन। तो ये नोटिफिकेशन जारी हो चुका हुआ है पूरे पंजाब की ज़िलाई अदलिया में। बीमार है बहुत ज़्यादा, बाहर के शहर में, इवन के बाहर की कंट्री में, तो ये जो है वो ऑनलाइन शादियों का एक अच्छे नोटिफिकेशन जारी हुआ है। उसमें थोड़ा सा है तो सही कि आपने जो फ्लैश खुद देनी है, उसमें जो होगी जिसमें रिकॉर्डिंग होगी 425 GB तक 125 से लेके वो खुद परचेज करके देनी होती है। ये एक बर्डन है। हमारे यहाँ एक बैकलॉग ऑफ केसेस की बड़ी बात की जाती है कि ओवरबर्डनड है जुडिशरी हमारी जो है वो, उसको जल्द से जल्द उन केसेस के हल की ज़रूरत है। हमारे साइलिन भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो परेशान होते हैं इस हवाले से। तो मुल्तान के कुछ जो पेंडेंसी ऑफ केसेस हैं उसके हवाले से ज़रा बताइएगा, कितने केसेस यहाँ पर अब इस वक्त पेंडिंग हैं? देखें 12,000 हैं फैमिली केसेस, ठीक है। अगर आप उसमें जाएँ तो 50,000 से ज़्यादा केसेस हैं हमारी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में। और जजेस की अभी बात अदनान साहब ने भी की, कम है उनकी तादाद 50,000 केसेस, 50,000 प्लस, 50,000 से ज़्यादा। और लोग भी तो इतने हैं, दिल्ली की इंस्टीट्यूशन देखें तो हम भाई बहुत ज़्यादा, आपके हर अदालत में एक दिन में 20-20, 30-30, 50-50 केस फाइल हो रहा है हर दिन में, और केस का फैसला 2 साल बाद हो रहा है। यहाँ पे जो पॉलिसी बनाई गई थी जुडिशल पॉलिसी में कि स्टे के केसेस 30 दिन के अंदर निपटाना चाहिए, और हैं वो चेक के केसेस 6 महीने के अंदर उसका फैसला होना चाहिए, उस पॉलिसी पे अमल दरामद करने की ज़रूरत है। एक जज है, 8 घंटे हैं, 200 केस हैं, 200 को आप देखें कि एक जज के पास 2 मिनट में तो वो केस नहीं निपटा सकता ना। एक एक बहस आपको पता है तमाम लवाजमात पूरे करने होते हैं, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, इवन के पूरा दिन। ये सानी हज़ारा केस हमने देखा, जुम्मे और हफ्ते 2 दिन एक ही लॉयर 2 दिन बोलता रहा। तो आपको पता है किसी की जिंदगी मौत का जब केस हो रहा होता है, किसी की करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी का, और ये तो वो केस था जो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ था। और अगर कोई ऐसा केस ना हो जो इतना ज़्यादा हाईलाइटेड नहीं है तो वो भी ऐसे है। प्रोसेस तो सेम ही है ना। मर्डर केस तो एक जिंदगी का केस है कि उसने डिफेंस लॉयर ने प्रूव करना है कि नॉट गिल्टी, उसको बेगुनाह कराना है, और उसके लिए चाहे 6 दिन बहस करे, अदालत नहीं रोक सकती होती। क्रॉस हैं, चीफ हैं, उनका पूरा प्रोसेस है। तो मैं ये समझता हूँ कि अभी जुडिशरी हमारे पास जो 100 से ज़्यादा 120 जजेस की तैनाती की वेकेशंस हैं, वैकेंट पोस्ट हैं कि 120 जजेस मुल्तान में होने चाहिए। इस वक्त 80 जजेस हैं, 18 से एडिशनल हैं, बाकी सिविल मजिस्ट्रेट और बाकी हैं फैमिली जजेस हैं। तो आप ये देखें कि इस वक्त भी 40 जज मुल्तान में तैनात होने चाहिए, लेकिन जगह नहीं है, कमरे नहीं है। तो यही है कि जो न्यू सिटी जुडिशल कम्प्लेक्स बन रहा है, इसको फौरी तौर पर तमीर होना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो बेफजूल है आपकी बात, मेरी बात, पीट रुल गए पेटेंसी। इसका एक बुनियादी, हम जब आम आवाम में भी जाके क्वेश्चंस करते हैं कि बैकलॉग केसेस की, हमारे ड्राइंग रूम्स में ये गुफ्तगू होती है। एक नई कचहरी बनाई गई थी, वहाँ पर कहा गया था कि सारा जो है वो वहाँ पर शिफ्ट होंगे और थोड़ा सा जगहों का भी मसला हल हो जाएगा। तो वहाँ पर क्यों नहीं शिफ्ट हो सका? किस तरह, ऐसे क्या मसाइल थे? देखिए, नई कचहरी में इस वक्त 18 अदालतें मौजूद हैं, जिसमें ट्रिब्यूनल्स हैं, सर्विस ट्रिब्यूनल्स हैं, कस्टम के हो गए दूसरे, और स्पेशल जो कोर्ट्स हैं वो भी वहाँ पे मौजूद है। बैंकिंग की 3 कोर्ट्स हैं वहाँ पे। इसके साथ आप कस्टम कोर्ट नहीं बन गई है, IPO कोर्ट बन गई है। तो ये सारी चीज़ें 18 हैं खसूसी। अब आप कह रहे हैं कि सारी अदालतें वहाँ जाएं। अब देखिए, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का अगर वहाँ पहुँच जाती हैं, और हाई कोर्ट इधर शहर में है, आपको पता है एक मरतबा जो वहाँ पे गया, मैं कवरेज करने जिस दिन वहाँ पे जाता हूँ, मैं वापस नहीं आ सकता, पूरा दिन मेरा गुजर जाता है। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि आपको पता है पूरा शहर बोसन रोड और ये क्रॉस करके जाते जाते 2 घंटे आपके वो पक्के हैं। 3 घंटों में आपने कोई समात कुछ करना है और 2 घंटे वापस, 8 घंटे खत्म। अब ये बताएं, हाई कोर्ट यहाँ पे तो किसी का हाई कोर्ट में है 9 बजे हाई कोर्ट में वो पेश होता है, 10 बजे कचहरी में होता है, 10:30 बजे फिर हाई कोर्ट में होता है। तो यहाँ 5 मिनट 8 मिनट का डिस्टेंस है हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का। तो इसलिए भी लॉयर्स जो है उस वक्त उन्होंने प्रोटेस्ट किया था। हाँ, वहाँ पे जैसे स्पेशल कोर्ट्स बनी हुई हैं, वो कुछ लॉयर सिर्फ अपनी प्रैक्टिस ही वही रख लेते हैं, वो
कि स्पेशल कोर्ट्स की प्रैक्टिस है, सारा दिन वहीं बैठते हैं। और तो नाज़रीन, ये कुछ बुनियादी मसाइल हैं जो आम आवाम के भी कुछ क्वेश्चन होते हैं, हम कोशिश करें कि उसकी ग्राउंड रियलिटी जानने की कोशिश करें। मज़ीद भी जो हमारे जुडिशरी के मसाइल हैं, सिटी कॉम्प्लेक्स के जो बनाया जा रहा है, उस हवाले से तफसील में गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इस वक्त वो एक ब्रेक का हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम महानी इमरान साहब से जो है वो जुडिशरी के जो मसाइल हैं उस पर तफसीलन जो है वो गुफ्तगू कर रहे थे और ग्राउंड रियलिटी जानने की कोशिश कर रहे थे कि वो बुनियादी क्या मसाइल हैं जिसकी वजह से आम साइलिन को जो है वो ये मसाइल पेश आते हैं। नाज़रीन, डेवलपमेंट के जो बीट है वो भी माहर साहब के पास है। तो इस वक्त मुल्तान का जो सबसे बड़ा मसला है वो स्मोक का मसला है। AQI इंडेक्स में एक वक्त ऐसा था कि मुल्तान जो है वो टॉप परफॉर्मिंग था, 1, 2, 3 इसी पे परफॉर्म कर रहा था, लेकिन अब कुछ हम देख रहे हैं कि हालात कुछ बेहतर हो रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ लैप्सेस हमें ग्राउंड पर नज़र आते हैं। तो उसकी वजूहात क्या हैं और स्मोक को कब करने में इंतज़ामिया किस हद तक कामयाब हुई है, इस हवाले से तफसीलन जो है वो माहर साहब से जानते हैं। जी माहर साहब, स्मोक की हालत के बारे में बताइएगा मुल्तान के, इंतज़ामिया ने क्या क्या इकदाम किए और आप क्या समझते हैं कि इकदाम काफ़ी थे या इसमें कुछ मज़ीद बेहतरी की ज़रूरत है? पहले इकदाम की बात कर लेते हैं। इंतज़ामिया जो है वो पिछले साल की निस्बत इस मरतबा कम इकदाम है, लेकिन ओवरऑल हम बात करें 400 से ज़्यादा भट्ठे हैं, 7-8 करोड़ रुपए जुर्माने हुए हैं, 7-8 उन भट्ठों को करोड़ रुपए, हर भट्ठे पे 3 लाख 2 लाख का जुर्माना होता रहा है। जो इस मरतबा स्मोक को रोकने की बात, मैंने जो बात की असिस्टेंट कमिश्नर से बात की कि क्या वजूहात है, उन्होंने कहा क्योंकि भारत में, वहाँ के मुंबई में और वहाँ जब ये फिनोमिना होता है तो इधर भी आ जाता है, यानी एक ये हल उन्होंने कहा कि इसलिए इसको रोकना हम रोक नहीं सकते। हम काम कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। अब देखिए धान की फसलों में इस वक्त भी बाकियात जलाई गई हैं। जब मैं खुद फील्ड में गया, उनको कहा कि भाई आप ये काट के उसको साइड पे रखें, ये वो, तो कहते थे हम कितनी मजदूरियां भरें और ये धान की फसल। बल्कि आपने बड़ी इस पे रोशनी भी डाली थी पिछले हमारे मॉर्निंग शो में भी कि आपने खुद भी 15 करके और कंप्लेंट मैंने खुद FIRs करवाई हैं। अब मैं बताता नहीं कहाँ कराई हैं, वरना मेरे वो आपको पता है, लेकिन मैंने खुद करवाई हैं EPA वालों को, इन्वायरमेंटल। अब इशू यही है, आप 1 से 2 बजे या 1 से 2 बजे और 5 से 7 बजे आप इधर बोसन रोड पे चले जाएं, पूरे रोड पे खड़ी गाड़ियां, क्योंकि इतना ज़्यादा वहाँ पे ट्रैफिक इशू होता है और धुआं निकल रहा होता है, पूरी दुनिया इलेक्ट्रिक सिस्टम पे चली गई और हम माजरत के साथ अभी भी वहीं पे हैं। हमारी गवर्नमेंट की वीडा बसेस देख लें, कई मरतबा जाते हुए हमने भी वीडियोस भी बनाई, बताया भी सही, जब वीडियो बनती है चलती है तो कुछ बसों को रिपेयर कर दिया जाता है। उसका तो कॉन्ट्रैक्ट में मेरा ख्याल खत्म हो चुके हैं उन बसेस का, अभी कुछ को ग्राउंड किया लेकिन चल रही है, उनको एक्सटेंशन दे दिया। तो बहुत बड़ा एक वो है, हमें खुद भी इज्तिमाई तौर पर लोगों को सोचना चाहिए, घरों में इनफरादी गाड़ियों के बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल और जहाँ पे कूड़ा वगैरह को आग लग रही है, गंदगी को वो रोकना चाहिए। तो हुकूमत का जो यहाँ पे काम है वो उस तरह से नहीं हो रहा। बीमार हो रहे हैं लोग, हॉस्पिटल भरे पड़े हैं, दमे के मरीज बन रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक सिस्टम को नाफिज किया जाए, आम आवाम भी खुद सोचे, हर बंदा आग ना लगने दे, जहाँ लग रही है जाके फौरी रोके, नहीं रुकता वो बंदा तो FIR के लिए वो करे। तो ये हमारी गाड़ियाँ जो हैं इनके लिए भी है। वहाँ पे विहाड़ी चौक पे मैं छोटी सी बात आपको बताऊँ कि जो इंस्पेक्शन एक सेल बना हुआ है, वहाँ पे इस वक्त भी कोई 4-4 दिनों से लोग खड़े हैं, वो जाते ही नहीं, कहते हम पैसे भी देंगे इजाफी, और 7-8 दिन हमारी गाड़ी बहुत बड़ा मसला है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आपके, वहाँ पर 7-8 दिन जो है वो नुकसान भी होता है, वो फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं। इलेक्ट्रिक बसेस का कुछ सुना था, रूट्स वजह हो चुके हैं, कुछ आ रही हैं मुल्तान में, आपने भी ये खबर ब्रेक की थी, आपने भी उस पर, हमारे दीगर रिपोर्टर्स ने भी हमें बताया मॉर्निंग शो में बड़ा तफसील से। 69 बसें जो है मुल्तान में आ रही थी, कम होते होते फिर 45 हो गई और 45 भी नज़र नहीं आ रही, पूरे पंजाब में मुख्तलिफ शहरों में हो गई हैं। और ये हमारा जो अगले महीने ये पता नहीं इंतज़ामी क्या मामला आता है, क्यों नहीं आ रही, लेकिन उनको फौरी तौर पर आना चाहिए ताकि मुल्तान पहले नंबर पे, आपने जैसा कहा, दूसरे तीसरे पे यही हमारा चल रहा है। एक दिन पहले पे पूरी पाकिस्तान में स्मोक, दूसरे दिन AQI दूसरे नंबर पे है। तो हमारे लोग बीमार हो रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक बसों को फौरी नाफिज किया जाए। अदनान साहब, एक सिटी कॉम्प्लेक्स मतीतल रोड पे बनाया जा रहा था, मतीतल जो है वो, हाँ, खूबसूरत सा एक कॉम्प्लेक्स है मतीतल रोड पे, सिटी कॉम्प्लेक्स तो दूसरी जगह पे है, उस हवाले से ज़रा तफसील बताइएगा। और ये स्मोक की हालत के बारे में, आप एक आम शहरी हैं, ट्रैवल करके आते हैं, आपको क्या इकदाम इस दफ़ा सही लगे या आपको भी, जैसे इमरान साहब बता रहे थे, कुछ लैप्सेस हैं वो नज़र आए?
जी बिल्कुल, जिस तरह से लाहौर के अंदर इन्होंने वो गन्स रखी हुई AI हैं, गन्स। AI गन्स हैं वहाँ पर, इस तरह मुल्तान में भी होनी चाहिए। ज़ाहिर है मुल्तान भी एक बिग सिटी है और यहाँ पे भी उसी तरह से स्मोक का जो है वो असरात हैं, बल्कि अभी देखें कितने ज़्यादा मुल्तान के अंदर स्मोक और डेंगू की वजह से लोग बीमार हैं और उसमें हमारे वकला भी बहुत सारे हैं और इसको फौरी तौर पर इस पर काबू पाना चाहिए था। हमें बहुत जदीद दौर आ गया है, नई चीज़ें आ गई हैं, हम अभी तक पुराने रिवाजों के तहत ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब इलेक्ट्रो चीज़ें आ गई, इलेक्ट्रिक बसेस, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, EVs की तरफ हम जा रहे हैं। इनकी तरफ जाना चाहिए, हमें चेंज करना चाहिए, हमें माहौल एक खुशगवार माहौल में आना चाहिए। और बाकी जैसे मार इमरान ने कहा कि तमाम शहरों को जो है वो इलेक्ट्रो बसेस दी गई हैं। मुल्तान में तो अभी तक कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो है वो नहीं आया, बल्कि उसका इंतज़ार हो रहा है। और बल्कि आपके चैनल के ज़रिए मैं एक मुतालबा भी करूँगा CM पंजाब से और कमिश्नर मुल्तान से आमिर करीम खान साहब से कि आप हमारी ये बात जो है वो CM साहब तक पहुँचाएँ कि पूरे पंजाब में 4 हाई कोर्ट्स हैं, एक लाहौर हाई कोर्ट है, फिर उसके 3 बेंचेस हैं, एक मुल्तान बेंच है, रावलपिंडी बेंच है और बहावलपुर बेंच है। इन तमाम 4 ये बिग सिटीज़ हैं पंजाब के, इनके लिए यहाँ पे लॉयर्स को भी एक इलेक्ट्रो बस दी जाए, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी से लेकर हाई कोर्ट तक वो शटल सर्विस हो और वो उससे भी बहुत सारे लॉयर्स को फ़ायदा होगा। 2 बार एसोसिएशन है और इसके अंदर डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं होगी कि बाकी सूबों को ज़िलों को नहीं दिया गया। ये मेजर सिटी हैं जहाँ पर हाई कोर्ट मौजूद है, ताकि उन वकला को बार एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट जाने में आसानी हो, वो अपनी गाड़ी ना निकालें, उस गाड़ी का और उसकी वजह से जो है वो हमारी पोल्यूशन में भी इजाफा ना हो, स्मोक पे भी जो है वो कर सकें। और वेलफेयर का मंसूबा है, तो ये मुतालबा है मलिक मेरा अदनान कि ये अहमद देना साहब, चाहिए। जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार मुल्तान, बहुत शुक्रिया सर आप प्रोग्राम में तशरीफ़ आवरी का। जो भी आम लोगों के मसाइल थे, उम्मीद करते हैं कि वो उनका जवाब हम दे सके होंगे और जो आसान अल्फाज में हमने कोशिश की कि इस वक्त क्या जुडिशरी के मसाइल हैं, वो जो है वो नाज़रीन को समझ भी आए होंगे और उनको पता चला होगा कि क्यों साइलिन के लिए मसाइल हैं, क्यों पार्किंग के मसाइल हो रहे हैं। हमारे इमरान साहब डेवलपमेंट पर हमने बात की, स्मोक पर हमने बात की और हमने जो है वो जुडिशरी के मसाइल पर गुफ्तगू की। उम्मीद करते हैं नाज़रीन को जो है वो उनके मसाइल जो है वो हल होने में भी उनको समझ आई होगी चीज़ों के आसान अल्फाज में। बहुत शुक्रिया। जब भी आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाते हैं तो मेरे लिए ज़ाती तौर पर जो है वो सीखने का एक बड़ा मरहला होता है, काफ़ी जो है कुछ सीखता हूँ। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं प्रोग्राम का ये सेगमेंट आपको पसंद आया होगा। ब्रेक के बाद हमारे साथ मज़ीद भी गेस्ट होंगे, सो वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम ज़रा जुडिशरी के मसाइल पर गुफ्तगू कर रहे थे। हमारे साथ सीनियर रिपोर्टर रोही टीवी माहिर इमरान जो है वो मौजूद थे, उनसे हमने इस हवाले से गुफ्तगू की। इसी के साथ साथ हमारे साथ मलिक अदनान साहब भी मौजूद थे, जो कि इस वक्त जनरल सेक्रेटरी एंड डिस्ट्रिक्ट बार मुल्तान के। तो जुडिशरी के जो मसाइल हैं उस पर हमने तफसीलन गुफ्तगू की। उम्मीद करते हैं कि प्रोग्राम का जो है वो पहला सेगमेंट आपको पसंद आया होगा। नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हमने तफसीलन जो है वो गुफ्तगू करनी है एंटरप्रेन्योरशिप पे। नई जो हमारी यंग नस्ल है वो नौकरी के बजाय बिज़नेस की तरफ किस तरह आ सकती है, किस तरह के जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ इस वक्त मार्केट में मौजूद हैं, कहाँ पर मार्केट गैप्स जो है वो रिसर्च किस तरह करनी है मार्केट गैप्स के लिए, और अगर खुदा न खास्ता इस सारे उनके बिज़नेस वेंचर्स में उन्हें कहीं पर लॉस हो जाता है तो उस लॉस से किस तरह जो है वो उन्होंने दोबारा उठना है और जो है वो दोबारा मेहनत करनी है, दोबारा बिज़नेस की तरफ आना है, और किस तरह जो है वो स्टार्ट किस तरह लिया जा सकता है। तो उन सारे जो मसाइल आते हैं एक नए एंटरप्रेन्योर को, उन हवाले से तफसील हमने गुफ्तगू करनी है। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं राना मुमताज़ साहब, जो कि बिज़नेस कंसल्टेंट हैं। इनसे हवाले से तफसीलन जो है वो इन सारी चीज़ों पर गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, थैंक यू जी, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। कैसे हैं सर आप? जी फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जनाब, मैं बुनियादी सवाल जो है वो पहले कर लेता हूँ कि एक शख्स जिसने बिज़नेस का जो है वो सोच लिया है कि मैंने नौकरी की बजाय बिज़नेस की तरफ आना है, तो किन बातों को जो है वो उसने ख्याल रखना है कि जब वो इस चीज़ की तरफ आ रहा है, क्योंकि हर किसी का एक एप्टीट्यूड भी होता है, तो पता कैसे चलेगा कि मैं बिज़नेस के लिए बना हूँ? असल में देखें, एक तो सबसे पहली चीज़ ये होती है कि आपकी विल या आपकी ख्वाहिश क्या है। ओके। अगर तो आपने उसी सर्कल या उसी दायरे में रहना है कि सुबह 9 से 5 बजे तक गए, अपना ऑफिस टाइम इंजॉय किया, वहाँ पे ऑफिस गए, वर्किंग वगैरह की, आके अपनी रूटीन में चीज़ों को किया, वो तो है एक। दूसरा ये कि कई लोगों की ख्वाहिश होती है कि ये जो मुझे सैलरी मिल रही है, इस सैलरी के अंदर मेरा गुजारा नहीं हो पा रहा। हर इंसान की कुछ ना कुछ ख्वाहिशात भी होती हैं और कुछ ना कुछ चीज़ें या बातें ऐसी भी होती हैं जो वो चाहता है कि ज़िंदगी के अंदर मैं अचीव करूँ। तो डेफिनेटली वो मुलाजमत में रह के तो वो चीज़ें नहीं आप गेन कर सकते, ना ही वो आपको मिल सकती हैं। तो उनको हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि आपको एक्स्ट्रा टाइम भी देना पड़ता है और मेहनत भी करनी पड़ती है।
जब आप अपना कारोबार करते हैं या बिजनेस को करते हैं तो वो आपको पता होता है कि ये मैं जितना भी टाइम दे रहा हूँ वो मैं अपने कारोबार को दे रहा हूँ, और जितना मैं इससे अर्न करूँगा उससे मेरे कारोबार की बढ़ोतरी भी है, मेरा कारोबार भी बढ़ रहा है और मुझे इनकम भी ज़्यादा हो रही है। तो ये एक बेसिकली माइंडसेट होता है कि आपकी सोच क्या, आपका विजन क्या है, आप चाहते क्या हैं, तो उसी के मुताबिक फिर ये सोच डेवलप होती है और इसे डेवलप। सर पैसा कमाना तो हर कोई चाहता है, वो मैं भी चाहता हूँ, आप भी चाहते हैं कि हमारा लाइफस्टाइल जो है वो कुछ बेहतर हो जाए, हम जितने कमा रहे हैं उससे बेहतर, उससे थोड़ा सा ज़्यादा कमा लें। लेकिन हर बंदे का कुछ एप्टीट्यूड भी होते हैं ना, कि कुछ के लिए बिजनेस नहीं बना हुआ, वो नहीं संभाल पाएगा, उसके लिए 9 to 5 जॉब भी है। तो वो कुछ क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए एक शख्स में जब वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आ रहा है? उसमें देखें क्वालिटीज़ तो यही है, एक होनी चाहिए कि आपकी दिलचस्पी चीज़ों में और बातों में कितनी है। ओके। अब मैंने बेसिकली अपना जितना भी मैंने किया, मैंने 18 साल जॉब की, उस जॉब में रहते हुए मेरी ये ख्वाहिश थी कि मेरा अपना बिजनेस होना चाहिए, लेकिन वो मैं किसी न किसी खोज या किसी रिसर्च में मैं लगा रहता होता था, और एक छोटे छोटे बिजनेस भी करता रहता होता था, साथ देखता होता था, उनके अंदर लॉसेस भी होते थे, नुकसान भी होते थे, कुछ कारोबार बेहतर भी हो जाता था, लेकिन फिर सीजनलिटी के हवाले से चूँकि साथ मुलाजमत भी कंटिन्यू की और बिजनेस भी कंटिन्यू किया, तो दोनों में से एक भी नहीं चल पा रहा होता था। तो वो बेसिकली तो आपका माइंडसेट है कि आप किस चीज़ के अंदर कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं। कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो आपके ख़ानदानी या विरसे में या आपको वालिदैन की तरफ से मिलते हैं। वो एक सजा सजाया कारोबार होता है, वो दुकान बनी बनाई होती है, वो एक फैक्ट्री लगी लगाई होती है कि जिसके अंदर आपको सिर्फ ये कहा जाता है कि आप इस सीट के ऊपर आ जाएँ, आपको ये मैनेजर है, ये आपका अकाउंटेंट है और ये आपका फील्ड मैनेजर है, ये आपको लुक आफ्टर भी करेंगे, देखेंगे भी और आपको गाइड भी करते रहेंगे। एक बिजनेस ये है कि आप वो ज़ीरो से स्टार्ट लेते हैं। उस ज़ीरो से स्टार्ट लेने के लिए आप जो चीज़ें, जो कोशिशें, जो काविशें करते हैं, वो अगर आपकी दिलचस्पी है तो आप उसको शुरू कर लेते हैं, वरना अदरवाइज तो आप अपनी मुलाजमत पे ही रहते हैं। अच्छा जनाब, ये बताइएगा कि अब मैंने एक बिज़नेस का स्टार्ट करना है, तो मार्केट गैप्स के बारे में कहा जाता है कि आपने रिसर्च करनी है, समझने की कोशिश करनी है कि कहाँ पर मार्केट गैप है, उसको आइडेंटिफाई करके उस बिज़नेस की तरफ आपने जो है जाना है। इसकी रिसर्च किस तरह की जा सकती है? एक जो नया नौजवान है वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आ रहा है, कि जैसे अगर मैं अपनी ज़ाती एग्जांपल ले लूँ, अब उसमें देखें 2-3 चीज़ें ऐसी होती हैं। एक तो हमारे पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है ना, वो ये है कि हम लोग ये देखते हैं कि यार आजकल ये वाला बिजनेस चल रहा है, हाँ, और इस बिजनेस को में पड़ जाना चाहिए, तो जिस तरह फलां कमा रहे हैं और लखपति हो गए तो मैं भी ये हो जाऊंगा। एक तो ये हमारे उसकी वजह से मार्केट सैचुरेट हो जाती है। इसकी एग्जांपल मैं आपको दूंगा कि किसी दौर में सीएनजी स्टेशन बहुत ज़्यादा लग रहे थे, लोगों ने धड़ाधड़ लगाए, वो सीएनजी स्टेशन ख़त्म हो गए। सेम इसी वाले से पोल्ट्री का काम होता था, जिसे हम मतलब पोल्ट्री फार्म बनाना और मुर्गी का वाला काम करना, बिजनेस करना, लोगों ने 3-3, 4-4 मंजिला शेड भी बना लिए, लगा भी लिए, कर लिए। वो एंड ये हुआ कि बहुत ज़्यादा लोगों को नुकसान भी। कैटल फार्मिंग में भी यही है, और फिर बाकी चीज़ों में भी, जिस तरह आपको होगा शायद याद के कोरोना के दिनों में अमेज़ॉन पे बहुत काम हुआ, ऑनलाइन बहुत काम हुआ, लोग धड़ाधड़ गए। अब हुआ ही है कि पाकिस्तान के कुछ शहर उन्होंने डिफॉल्ट भी कर दिए हैं, ब्लैक लिस्ट भी हो गए और वो चीज़ें हो गई। तो बेसिकली एक ये कंसेप्ट नहीं होना चाहिए। दूसरा देखें, किसी भी बिजनेस नए को शुरू करने के लिए ना आपको 2 चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक सबसे पहले रिसर्च और दूसरा प्लानिंग। इस वक्त अगर मैं जानना चाहूँ कि अपॉर्चुनिटीज़ किस सेक्टर में आपको ज़्यादा नज़र आ रही हैं? आईटी सेक्टर के अंदर तो कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो उसके अंदर भी कोई नीश पकड़ने की ज़रूरत है, या कोई जनरल स्किल्स पहले सीखे जाएँ और उसके बाद फिर उस नीश की तरफ जाएँ? देखें, सबसे पहली तो ये चीज़ है कि आपको जो आपका कंप्यूटर है या आपका लैपटॉप है उसके ऊपर आपका ग्रिप होना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको नॉलेज होना चाहिए कि इस वक्त जो दुनिया है वो किस ट्रेंड के ऊपर काम कर रही है और किस तरीके से कर रही है, और हमें क्या उसके लिए तरीक़ेकार इख्तियार करना चाहिए। हर बंदा ये चाह रहा है कि मैं दूसरे दिन अपना ऑफिस बनाऊं और ऑफिस बना के बैठ जाऊं और बाहर मेरे नाम की तख्ती या बोर्ड लग जाए और मैं काम शुरू कर दूं। बेसिकली ऐसे नहीं होता। हर वो शख्स, हर वो इदारा या हर वो फर्म जिसने तरक्की की है, सबसे पहले उन्होंने मेहनत की है, कोशिश की है और चीज़ों को गेन किया, हासिल किया। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सबसे पहले तो ये देखें, आपके फैमिली में, आपके मोहल्ले में या आपके शहर में कोई ना कोई ऐसे फेमस लोग ज़रूर होंगे कि जिस कारोबार को या जिस आईटी के डिपार्टमेंट को या ऑनलाइन बिजनेस को आप शुरू करना चाह रहे हैं, तो उसके अंदर आप सबसे पहले तो एक उस्ताद को ढूंढें। उस्ताद के साथ को टाइम लगाएं, 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने काम सीखें। जब भी आप समझते हैं कि यार अब मेरी इस काम के ऊपर इतनी ग्रिप हो गई है कि इस कारोबार को, इस बिजनेस को
इस ऑनलाइन बिजनेस को मैं खुद कर सकता हूँ, तो देन फिर उसके ऊपर मूव होना चाहिए। एक बिजनेस में आईटी सेक्टर की तो मैंने एग्जांपल दी थी, अगर जी। किसी भी हम बिजनेस की बात किसी भी करें, बिजनेस के ऊपर आप चले जाएं, उसमें हमें किस तरह की इंट्रिकेसीज को समझने की ज़रूरत होती है। फ़र्ज़ करें आज मैंने मार्केट में गैप तलाश कर लिया कि एक जो है वो इलेक्ट्रिक टूथब्रश हमारे यहाँ उस तरह लोग इस्तेमाल नहीं करें, शुरू अब मैंने इलेक्ट्रिक टूथब्रश बेचे शुरू हो रहा है। मुल्तान के अंदर, मुझे उसकी इंट्रिकेसीज, बेसिक बिजनेस की इंट्रिकेसीज किस तरह समझ सकता हूँ अब, क्योंकि एक मैं भी शख्स हूँ जिसकी उसकी फील्ड के हवाले से एक्सपर्टीज़ नहीं है, जी। एक ऐसा शख्स है जो बिजनेस पढ़ के आ रहा है, बीबीए किया हुआ है, उसने एमबीए किया हुआ है, वो बिजनेस को समझ के आ रहा है, तो मैंने उसका मुकाबला भी करना है, बिजनेस भी करना है। उसमें देखें दो चीज़ें होती हैं, दो सर्विस है जिन्हें आप हम कर देते हैं, एक शॉर्ट टर्म है जी, और एक उसमें लॉन्ग टर्म है। ओके। जो एक शॉर्ट टर्म है वो तो ये है ना कि आप मुल्तान की गला मंडी विजिट कर लें। गला मंडी के अंदर हमारे पूरे जनूबी पंजाब से जो दुकानदार है वो आते हैं। वहाँ पे आप गला मंडी के स्टार्ट में आप कोई इस तरह का अपना वहाँ पे स्टॉल लगा लें, कोई एक्टिविटी इस तरह की कर लें, आपके वहाँ पे हर आने वाले कस्टमर को आप टच करें और उसको आप फायदे बताएं। दूसरी चीज़ कि वहाँ पे जो जनरल स्टोर हैं, उन जनरल स्टोर के ऊपर आप अपनी आइटम रखवाएं। उस आइटम को रखवाने के बाद उन्हें कहें कि ये मेरी आइटम है, आपने सिर्फ इसके मुतालिक बताना है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो आइटम है उसके अंदर ये क्वालिटीज़ है कि अगर कोई मेरा एक कस्टमर भी लेके जाएगा तो वो सेकंड टाइम आपसे ज़रूर लेगा। ओके। अच्छा, तीसरी चीज़ ये भी होती है कि मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा है ना, वो क्रेडिट का बहुत ज़्यादा चल रहा है कि कोई भी आपसे नई आइटम के ऊपर वो फौरी तौर पे नहीं लेता, स्पेशली जो दुकानदार है वो उसमें। तो आपको ये भी उन्हें कहना पड़ेगा कि सर ये मेरी चीज़ है, ये मेरी प्रोडक्ट है, आप इसको रख लें और इसको रख के आप चला लें। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मतलब एक टूथ पाउडर था, मैं नाम नहीं लेता उसका, तो उसका जो ओनर था वो शुरू में जब जाता था जहाँ के दुकानों पर, वो कहता था ना मेरा ये पाउडर ले ले, तो कोई भी दुकानदार नहीं रखता था। तो उन्होंने कुछ सैंपल्स बनाए, कुछ चीज़ें बना के, उन्होंने पैक्स बना के उन्होंने दुकानदारों को रख दिए। उन्होंने कहा जी आप रख लें, अगर ये माल सेल हो जाएगा तो मैं पैसे ले लूँगा, अगर ये माल सेल नहीं होगा तो मैं वापस उठा लूँगा। तो उससे ना थोड़ा सा दुकानदार को भी कॉन्फिडेंस आता है। तो दुकान कहता है यार भाई एक जो शख्स है वो इतना क्लेम कर रहा है और वो कह रहा है कि मेरी प्रोडक्ट के अंदर इतनी जान है कि जब कोई आएगा यूज़ करेगा और वो दोबारा लेने आएगा तो देन फिर मैं इसकी पेमेंट लूँगा, या माल सेल हो जाएगा तो मैं पेमेंट लूँगा। इसका मतलब इसके अंदर कोई ना कोई ऐसी बात भी है तो चीज़। अच्छा जनाब, पाकिस्तान में क्या इस तरह का कोई फंडिंग के लिए कुछ इदारे मौजूद हैं, प्राइवेट, कोई एंजल्स हम राउंड्स कहते हैं, उस तरह के कोई राउंड्स होते हैं, प्राइवेट लिमिटेड के लिए कुछ रजिस्टर कराना होता है, फिर इक्विटी स्ट्रक्चर देखना होता है, तो इस तरह के फंडिंग की अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही है। अब तो बहुत ज़्यादा बिजनेस के हवाले से हमारी जो वज़ीर आला साहब हैं उनका जो हो रहा है वो, अब मैं पंजाब बैंक गया था तो मुझे पता लगा कि जो 1 मिलियन वाला लोन है वो तो बेशुमार लोगों को मिल रहा है, वो सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों लोगों को मिल रहा है। अच्छा, फिर उससे ऊपर भी कैटेगरी। अच्छा, फिर कुछ बैंक्स ऐसे हैं कि जो आजकल स्पॉन्सर कर रहे हैं। फिर दूसरा ये हो गया फैसिलिटेशन सेंटर बन गए हैं शहरों के अंदर कि जो भी कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहता है तो उसको उसके लिए रजिस्टर करवाने की अगर ज़रूरत है तो वो उसमें फैसिलिटेट करता है। ट्रेडमार्क बनवाने की ज़रूरत है तो उसके अंदर होता है। अगर वो सेल टैक्स रिटर्न के हवाले से कोई गाइडलाइन चाहिए तो वो उसको मिल रही होती है। सेल रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए होता है उसके हवाले से होती है, एनटीएन के हवाले से होती है। अब तो देखें बिज़नेस की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है, बिज़नेस के मौके बहुत ज़्यादा है, लेकिन बात सिर्फ यही है कि तहम्मुल मिजाजी से और धीरे धीरे बिज़नेस के ग्रो की तवक्को रखनी चाहिए, ना कि। अच्छा जनाब, ये बताइएगा कि जब भी आप किसी बिज़नेस का इरादा करते हैं ना तो आपके जहन में एक ही चीज़ घूम रही होती है कि आपने मार्केट रिसर्च भी अगर बहुत अच्छी कर ली, आपने प्रोडक्ट भी ऐसा एक बना लिया या ढूंढ लिया जो मार्केट में बहुत ज़्यादा बिकेगा और आपको बड़े कॉन्फिडेंट है, फंडिंग भी आपको कहीं ना कहीं से जैसे आप बता रहे हैं लोन पे मिल जाएगी, एक उस पर जो है वो शरह सूद भी कम होगी या ना नहीं होगी, लेकिन एक डर और खौफ फैमिली की तरफ से ही आता है, खुदा न खास्ता ये पैसा डूब गया तो वापस कैसे करोगे वो लोन, या जो है वो सर्कल किस तरह घर का चलाओगे पूरा। एक अभी नए नए आप यूनिवर्सिटी से पास आउट हुए हो तो आप कुछ पहले कमा लो, कुछ सीख लो, कुछ फिर उसके बाद कर लेना, फिर एक शादी का मरहला भी आ जाता है, तो इन सारे अवामिल को किस तरह जो है वो हमने काउंटर करना। अच्छा, अब देखें अपना ज़िंदगी के अंदर ना किसी भी सफ़र में जो पहला कदम उठाना होता है वो मुश्किल होता है। इसी तरीके से बिजनेस के अंदर जो पहला 1000 रुपया कमाना है ना वो मुश्किल है, या पहला लाख कमाना मुश्किल है। अब कारोबार के अंदर जो सबसे ज़्यादा जो टॉप के बिजनेसमैन है ना, अगर आप उनसे पूछें ना कि आपने स्टार्टअप कैसे लिया, तो उन्होंने कहा कि हमने रिस्क लेके स्टार्टअप किया। देखिए कोई भी कारोबार है, कोई भी चीज़ है, आप उसके लिए रिस्क तो आपको लेना पड़ता है, लेकिन वो जो रिस्क है ना वो आपका ज़ाया नहीं जाता, वो रिस्क आपको कारोबार के लिए बहुत कुछ सिखा के जाता है। अच्छा, उस कारोबार में जब आप रिस्क ले रहे हैं
तो कब जो है वो पिवट करना चाहिए कि यार हो सकता है कि ये कारोबार जो है वो इधर कोई ना कोई मैं गलती करूँ, क्योंकि जब एक नई चीज़ आप एक लॉन्च करते हैं, अगर खुद ही उसकी R&D की है, खुद ढूंढा और आते जागे उस प्रोडक्ट के लिए, तो बड़े उनसियत भी हो जाती है, मोहब्बत हो जाती है उस चीज़ से, आपका वक्त भी बहुत ज़्यादा लग चुका होता है, तो आप उसको छोड़ नहीं सक रहे होते। तो उस हवाले से ज़रा बताइएगा। अच्छा देखिए ना, एक अगर आप इतने ही कॉन्शियस हैं अपने कारोबार के लॉस के हवाले से, चीज़ों के हवाले से ना, तो हमारी एक टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है एंटरप्रेन्योरशिप में, वो है ट्रेडिंग। ओके। अब उस ट्रेडिंग के अंदर ये है कि आपको पता होता है कि आपने एक आइटम लिया, वो आपको मिला है 1 रुपए का, फर्ज किया ये 1000 का मिला, ये 1 लाख रुपए का मिला। जब वो आगे आपने मार्केट में सेल करना है, तो वो 1 रुपए वाला आइटम आपने 100 रुपए में, 1000 रुपए वाला आपने फर्ज किया 1200 में, या लाख वाला आप 1.25 लाख रुपए में देते हैं। ये आपको एक तय हो गया, ये आइटम मैंने इतने के लिए और मैंने इतने की आगे इसको बेचना है। ये है ट्रेडिंग। देखें, अगर आप बिजनेस के स्टार्टअप में ट्रेडिंग से काम शुरू करते हैं, ये चीज़ें शुरू करते हैं, तो ये भी आपके लिए एक लर्निंग पॉइंट होता है। आप फर्ज किया कोई एक आइटम आप इस तरह की मार्केट से उठाते हैं कि जो आप 1 साल बाद या 2 साल बाद आप खुद उसकी प्रोडक्शन भी कर सकते हैं। ये जो आप पहले उसकी ट्रेडिंग करेंगे, ये बेसिकली आप उस कारोबार को सीख रहे होंगे। जब आप उस कारोबार पे ग्रिप पा लेते हैं और आपको ये पता होता है कि अब मुझे इतनी कैपेसिटी में या इतनी क्वांटिटी में ये चीज़ चाहिए जो मैंने आगे बेचनी है और करनी है, और मुझे इससे ये फ़ायदा हो रहा है, देन जब आप उसकी प्रोडक्शन करेंगे तो आपको उसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम होंगे। ओके। अच्छा जी, कंप्लीट करना चाह रहे हैं आप उसमें? तो उसमें मतलब यही है कि अगर आप देखें, कोई भी आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं इस पाकिस्तान में, इस शहर में, इस मुल्तान में, कोई ना कोई शख्स वो बिजनेस कर रहा होता है। अगर आप उसके पास, जिस तरह यूनिवर्सिटीज़ के अंदर होता है कि आप लोग इंटर्नशिप करते हैं 3 महीने की, 6 महीने की, क्या ये मुमकिन नहीं है कि आप अपना कारोबार शुरू करने से पहले उस शख्स के पास या उस इदारे में या उस फैक्ट्री में आप इंटर्नशिप कर लें 3 महीने की या 6 महीने की? जब आप उन चीज़ों को समझ जाते हैं, उस इंटर्नशिप के दरमियान उन चीज़ों के ऊपर आप काबू पा लेते हैं, आपको पता लग जाता है कि कौन सा मटेरियल कहाँ से अवेलेबल है, किस रेट के ऊपर अवेलेबल है, फिर आप जो प्लानिंग और रिसर्च करके अपना काम शुरू करते हैं, तो मेरे ख्याल है चांसेस बड़े कम। अच्छा जनाब, ये बताइएगा कि हमारे क्या पाकिस्तान में ऐसे कुछ इदारे हैं, जैसे कुछ आपने लोन्स की बात की, वो तो बिल्कुल स्टार्टअप के लिए हमें चाहिए। कुछ एक्विटी बेस्ड लोन्स भी क्या मिलते हैं? अगर रजिस्टर कराने के बाद कुछ अगर एक्विटी बेस में शराकत दारी पे उसमें कुछ लोन्स आना चाहिए इन्वेस्टमेंट के हवाले से, तो इस हवाले से भी ज़रा तफसीलन बताइएगा। और वो जो इंट्रिकेसीज हम किस तरह सीख सकते हैं, अगर किसी ने घर बैठ के सीखना बिजनेस के हवाले से, तो तफसील इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। लेकिन इस वक्त वो एक ब्रेक का, नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बिज़नेस की जो इंट्रिकेसीज़ हैं उसको किस तरह समझा जा सकता है, और एक लेमैन अगर बिज़नेस का इरादा कर रहा है तो उसने किस तरह जो है वो अपनी चीज़ों को, बुनियादी चीज़ों को सीखना है, इस हवाले से तफसील में गुफ्तगू करेंगे। लेकिन इस वक्त हमारे साथ हमारे रिपोर्टर सलमान ज़मीर जो हैं वो वेजिटेबल मार्केट्स में मौजूद हैं, तो हमें मार्केट के हवाले से आगाह करेंगे। जी सलमान, क्या सूरत हाल है जी मार्केट की इस वक्त? देखा जाए तो सब्जियों और फलों के दाम जो हैं वो बेलगाम है। सरकारी निर्खों पर अमल दरमद करवाने में इंतज़ामिया जो है वो बिल्कुल नाकाम नज़र आ रही है, और दूसरी जानिब प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स भी गैर फाल नज़र आते हैं, और इसकी वजह से शहरी जो है वो महंगे दामों सब्जियां और फल ख़रीदने पर मजबूर हैं। बात करेंगे सरकारी रेट लिस्ट की, तो सरकारी रेट लिस्ट में इस वक्त टमाटर जो है उसका रेट 102 रुपये मुकर्रर है, मगर मार्केट के अंदर ये 150 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। प्याज की बात करें तो प्याज जो है उसका तरकारी निर्ख जो है वो 84 रुपये है, मगर मार्केट के अंदर इस वक्त ये 100 रुपये के करीब जो है वो फ़रोख्त हो रहा है। सरकारी निर्खनामे में आलू 74 है, और मार्केट के अंदर इस वक्त 120 रुपये किलो तक जो है वो उसे फ़रोख्त कर रहे हैं। सरकारी रेट लिस्ट में सब्ज़ मिर्च 68 है, गाजर 74 है, पालक 30 है, जबकि मार्केट के अंदर अगर देखा जाए तो सब्ज़ मिर्च 100 है और गाजर भी 100 रुपये बिक रही है, और जो पालक है वो 80 रुपये किलो तक जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरीके से सुहांजना 400, अदरक 380 और लहसुन जो है वो भी 400 रुपये किलो जो है वो फ़रोख्त हो रहा है। बात करेंगे फलों की, तो फल भी एक आम शहरी की दस्तरस से जो है वो बाहर होते हुए नज़र आ रहे हैं। अब एक आम आदमी को फल जो है वो ख़रीदना एक ख्वाब बन चुका है। ख़ास तौर पर बात करेंगे अंगूर की, तो अंगूर एक जो गरीब तबका है या सफ़ेद पोश तबका है उसकी दस्तरस से ही बाहर हो चुका है कि इस वक्त मार्केट के अंदर वो 1100 रुपये किलो तक जो है वो पहुंच चुका है, और सेब 400 है, कंधारी अनार जो है वो 850 रुपये किलो फ़रोख्त हो रहा है। जबकि सरकारी निर्खों की बात करें तो अंगूर सुंदर खानी जो है उसका 900 रुपये रेट है, अनार का 600 है, और काला गुल्लू सेब जो है उसका 300 रुपये रेट जो वो मुख्तस किया गया है। सरकारी रेट लिस्ट में गंडेरी जो है वो 66, अमरूद 160 और मौसमी जो है वो 56 रुपये किलो मुकर्रर किया गया है। शकरी 54 है, जापानी फल 280, जबकि केले जो है
वो 120 रुपये दर्जन फ़रोख्त हो रहे हैं। इसी के साथ साथ आपको ये भी बताते चले कि चिकन का आज का जो सरकारी नर्ख है वो 470 रुपये मुकर्रर किया गया है और अंडे 330 रुपये दर्जन जो है वो फ़रोख्त हो रहे हैं। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को फ़ाल करें इंतज़ामिया ताकि शहरी जो हैं वो सस्ते दामों सब्जियाँ और फल खरीद सकें। जी जी, बहुत शुक्रिया सलमान, आपने मार्केट के हवाले से तफसीलन आगाह किया। इस वक्त हमारे साथ शकील जो हैं वो वेदर के लिए मौजूद हैं। जी शकील, क्या सूरत हाल है जी वेदर की? जी तिहामा, मुल्तान में सर्दी, धुंध और दम घुटती आलूदगी का ट्रिपल अटैक चल रहा है शहरियों पर। इस वक्त मुल्तान में दर्जा हरारत भी वाज़िया तौर पर गिरना शुरू हो चुका हुआ है, उसके साथ साथ आलूदगी भी बढ़ना शुरू हो चुकी है। इस वक्त हम बात करें इस वक्त दर्जा हरारत की, तो आज कम से कम दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ है, जबकि दर्जा हरारत इससे बढ़कर ज़्यादा से ज़्यादा 25 डिग्री सेंटीग्रेड की हद को छू सकता है। इससे पहले एक हफ़्ता पहले की बात करें तो दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी पहुँच रहा था, लेकिन अब ठंड बढ़ना शुरू हो चुकी हुई है और दर्जा हरारत वाज़िया तौर पर कम रिकॉर्ड किया गया है। जबकि फ़ज़ाई आलूदगी की बात करें तो मुल्तान शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स आज 222 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया है और पाकिस्तान के फ़ज़ाइल 3 शहरों में मुल्तान आज 6ठे नंबर पर है। लेकिन मुल्तान के कुछ मकामात ऐसे हैं जहां फ़ज़ाई आलूदगी की शरह संगीन हद तक रिकॉर्ड की गई है। आज सुबह के वक्त मुल्तान में जो खुशहाल कॉलोनी है वहाँ पे 800 के करीब पॉइंट्स रिकॉर्ड हुए हैं, जबकि जो फेडरल स्कूल्स हैं कैंट साइड पे वहाँ पे आलूदगी 600 पॉइंट्स तक रिकॉर्ड हुई है, जबकि मुल्तान में 968 पॉइंट्स तक भी आलूदगी मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन एक जो एरिया है उस साइड पर भी दफ्तर के इर्द गिर्द 968 पॉइंट्स रिकॉर्ड हुए हैं। ये ख़तरनाक हद तक कुछ मकामात ऐसे हैं जहाँ AQI बढ़ा हुआ है और अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वहाँ के इलाका मकीन किस हद तक जहर आलूद फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं। जबकि बोसन रोड, खानेवाल, इसके साथ साथ इंडस्ट्रियल स्टेट है, ये वो इलाके हैं जहां आलूदगी 200 से लेकर 250 पॉइंट्स तक रिकॉर्ड हुए हैं। लेकिन इस वक्त मुल्तान हमें मुकम्मल तौर पर स्मोक की लपेट में नज़र आता है और इसके साथ साथ हवा में नमी का तनासुब भी 94% तक पहुंच चुका हुआ है। मौसम आज सुबह के वक्त सर्द और खुश्क था और महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटे मौसम यूं ही सर्द और खुश्क रहेगा, जबकि बारिशों का कोई इम्कान नज़र नहीं आता। मुल्तान में जो रात गुजरी है वो मुकम्मल तौर पर धुंध की लपेट में गुजरी है। हद निगाह भी मुतासिर था और शदीद सर्दी भी पड़ रही थी। आज सुबह के वक्त भी धुंध थी, लेकिन जैसे ही सूरज अपनी आबोताब के साथ चमकना शुरू होता है धुंध तो किसी हद तक कम हो जाती है, लेकिन स्मोक काबू में नहीं आती। इस वक्त भी मुल्तान में हर तरफ हमें स्मोक का राज नज़र आता है और यहाँ पे देखा जाए तो ये दम घुटती फ़िज़ा में सांस लेने से शहरी बीमार भी हो रहे हैं और अस्पतालों में ऐसे मरीज़ रिपोर्ट भी हो रही हैं। महकमा कार्रवाइयाँ कर रहा है, लेकिन शहरियों को एहतियात करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें अब सर्दियों में जहाँ एक तरफ सख्त सर्दी का सामना करना पड़ेगा, उसके मुताबिक अपनी रूटीन बेहतर करनी पड़ेगी। उसी तरह फ़ज़ाई आलूदगी से बचने के लिए भी शहरियों को एहतियात करने की ज़रूरत है। जी बहुत शुक्रिया शकील, आपने तफसीलन आगाह किया कि इस वक्त क्या सूरत हाल है वेदर की। नाज़रीन, जिस तरह शकील बता रहे थे कि महकमा जो है वो कार्रवाइयाँ कर रहा है, लेकिन बहरहाल हमें भी कुछ मास्क पहनने की ज़रूरत है। हमें जो है वो अपनी सेहत की खुद हिफाजत करनी है। कुछ ज़िम्मेदारियाँ जो है वो, जैसे हम अपने प्रोग्राम से हमेशा ये बात करते हैं कि कुछ ज़िम्मेदारियाँ इंतज़ामिया की हैं, लेकिन कुछ ज़िम्मेदारियाँ हमारे भी हैं। हमने खुद अपने बच्चों की सेहत का ख्याल रखना है, अपनी सेहत का ख्याल रखना है। जो मास्क पहनने का कहा जा रहा है, मास्क को पहने, क्योंकि हमारे यहाँ ये भी एक रविश है ना कि हम कानून तोड़ कर जो है वो अपने आप को चौधरी समझते हैं। कानून पर हमने अमल करना है, हेलमेट्स का इस्तेमाल करना है, मास्क का इस्तेमाल करना है, ताकि जो है वो हमारी सेहत के ऊपर कोई इतने बड़े मसाइल ना पेश हों। हम जो है वो ये एस्थमा का कहा जा रहा है, थ्रोट इरिटेशन हो रही है, नोज़ इरिटेशन, आइज़ में कुछ लाल हो जाते हैं। हम देख रहे हैं कि निश्तर में अब जो हमारे बड़े हॉस्पिटल्स हैं मुल्तान के, उधर जो है वो रश लगता जा रहा है। इस स्मोक की जो है वो सूरत हाल जो है वो काफ़ी जो है वो संगीन नज़र आ रही है, लेकिन इससे हमने खुद भी जो है वो निपटना है। हमने इससे डरना नहीं है, हमने इससे लड़ना है। सर, मैं चाहूँगा आप भी अगर कुछ स्मोक पे कुछ ऐड करना चाहें तो इस हवाले से बताइएगा। बहसत शहरी आपको क्या लगता है इस दफ़ा के इक़दाम किस तरह के थे इंतज़ामिया के? इस दफ़ा कोई थोड़ी सी बेहतरी तो हमें नज़र आ रही है। अब मैं जब आ रहा था उस वक्त भी रास्ते में छिड़काव वगैरह भी हो रहे थे, बाकी चीज़ें भी हो रहे थे। देखें, इस दुनिया के अंदर अगर पूछा जाता है ना कि सबसे बड़ी नेमत क्या, तो वो है आपकी सेहत। अगर आपकी सेहत है तो डेफिनेटली सब कुछ है। तो सेहत का ख्याल रखना तो ज़रूरी है। और वैसे भी मौसम के साथ साथ जो भी तब्दीलियाँ आती हैं, जो भी एहतियाती तदाबीर होती हैं, और जिस तरीके से भी आप अपनी हिफाजत कर सकते हैं वो आपको ज़रूर करनी चाहिए। जिस तरह भी हमने अपनी हिफाजत करनी है वो हमें ज़रूर करनी चाहिए। नाज़रीन, इसी के साथ इस वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जो बिज़नेस के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे वो जारी रखेंगे। सो वी विल बी राइट बैक।
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम जो है वो राना मुमताज़ साहब से जो है वो मैंने बात की थी कि हम अपने जो बिज़नेस के हवाले से डिस्कशन कर रहे थे, उसी को कंटिन्यू करेंगे। मुमताज़ साहब से मैं जानना चाहूँगा कि इस वक्त कुछ इंट्रिकेसीज़ होती हैं बिज़नेसेस की, उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। एक प्रोडक्ट आपने देख लिया, आपने ये देख लिया कि मार्केट में उसका गैप भी है, लेकिन बिज़नेस को बुनियादी जो चीज़ें हैं वो कैसी समझी जा सकती हैं? क्या क्या कुछ ऐसे इदारे मौजूद हैं या ऑनलाइन इंसान जो है वो खुद सीख सकता है? जी मुमताज़ साहब ये बताइएगा कि क्या कोई इदारे या इंसान खुद भी एक शख्स जो है वो बिज़नेस की जो बुनियादी बेसिक्स हैं वो समझ सकता है? असल में देखें, दुनिया अब जो है ना इस वक्त जिस पोजीशन के ऊपर है, हर हाथ के अंदर मोबाइल है और मोबाइल के अंदर यूट्यूब भी है। मुख्तलिफ मतलब है पर्सनैलिटीज़ ऐसी हैं बिज़नेस की कि जो अपने एक्सपीरियंस शेयर करती हैं, चीज़ें शेयर करती हैं। और अब वैसे ही जिस तरह AI आ गया तो इन चीज़ों में तो बहुत ज़्यादा आसानी भी हो गई है कि हमें चीज़ों को समझने के लिए, चीज़ें करने के लिए अब तो कोई भी प्रॉब्लम आती है फौरी तौर पर मोबाइल पे देखा जाता है जी इसका हल क्या और सोल्यूशन क्या। अच्छा, बिज़नेस के अंदर देखें दो चीज़ें ज़रूरी हैं। जिस तरह तालीम भी ज़रूरी है आपको बिज़नेस के लिए, आप भी BA कर रहे हैं, बाकी चीज़ें कर रहे हैं। बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसे हैं कि जो अपना कारोबार तो ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कुछ ना कुछ जो कमी रह गई है ना वो तालीम की रह गई। अगर तालीम होती तो हम यहाँ पे जाते हैं। एक तो पहली चीज़ ज़हन में ज़रूर रखें कि तालीम ज़रूर हासिल करें, तालीम होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप जदीद आने वाली जो टेक्नोलॉजी जो बिजनेसिस के अंदर यूज़ हो रही है और जो चल रही है आप उसको भी अवेल कर सकें। अच्छा, उसके अलावा जो दूसरी चीज़ है जिसका मेरा ख्याल है होना बहुत ही ज़रूरी है और वो होनी भी चाहिए उसके अंदर, कि आप जो भी अपनी आइटम या प्रोडक्ट बनाते हैं ना उसको रजिस्टर्ड ज़रूर करवाएं। पाकिस्तान के अंदर 2 नंबर चीज़ को बनाना, करना और उसको बेचना ये एक काफ़ी पुराना सिलसिला भी हो गया जो कंटिन्यूसली अभी तक भी चल रहा है। लेकिन उसके लिए कुछ ना कुछ एहतियाती और हिफाजती तदाबीर भी है, जिस तरह आप अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाएं। दूसरा ये है कि अपना जो भी ब्रांड बनाते हैं, जो भी उसको करते हैं उसको लीगलाइज ज़रूर करें। फिर तीसरा ये है कि इन चीज़ों के ऊपर भी ज़रूर नज़र रखें कि कोई आपकी कॉपी बना के तो नहीं उसको बेच रहा है। मैं वो ये समझना चाह रहा था कि अब ये थोड़ा सा आगे जाके मैंने करना था, लेकिन अभी आपने उसके हवाले से गुफ्तगू कर दी कि ये जो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट के कुछ केसेस होते हैं, इससे किस तरह बचा जा सकता है। प्राइवेट लिमिटेड जब आप अपनी रजिस्टर कराते हैं एक कंपनी को तो फिर कुछ फंडिंग उस टाइम पर भी चाहिए होता है स्केल, अपने एक सर्टन स्केल करने के लिए बिजनेस को। तो वहाँ पर कुछ इन्वेस्टर मौजूद हैं इक्विटी बेस, तो वो अब वो भी सर बताइएगा कि क्या स्केल करने के लिए इन्वेस्टर पहले मौजूद हैं? देखें, 2 चीज़ें हैं। बहुत सारे आपको आजकल इस तरह के इन्वेस्टर भी मिल जाते हैं जो कहते हैं कि मेरे पास इन्वेस्टमेंट तो ज़रूर है लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। कुछ आपके बिजनेसमैन या कुछ आपके पार्टनर आपको इस तरह के भी मिल जाते हैं जो कहते हैं कि मैं अपनी सर्विसेज तो नहीं दे सकता, मैं बैकएंड पे ज़रूर रहूँगा लेकिन मैं आपकी सपोर्ट ज़रूर करूँगा। तीसरा कुछ साइलेंट कुछ आपको इस तरह के वर्किंग आपको बिजनेसमैन ऐसे ज़रूर मिल जाते हैं जो कहते हैं कि मेरे पास सरमाया तो नहीं है लेकिन मेरी स्किल्स ज़रूर है इस डिपार्टमेंट में, इस शोबे में या इस फील्ड के अंदर, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो ये एक बेसिकली जॉइंट वेंचर भी आप कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा उसके जो आपने बात की कि भी हम किस तरीके से मार्केट के अंदर ग्रिप भी कर सकते हैं और इन चीज़ों को भी देख सकते हैं, जिस तरह आप सोल प्रोप्राइटर में भी कह रहे हैं और बिजनेस में भी कह रहे हैं। अगर तो आप बिजनेस में जा रहे हैं तो डेफिनेटली आप उस प्राइवेट लिमिटेड को रजिस्टर ज़रूर करवाएंगे। दूसरा उसका शेयर्स का आप ज़रूर डिस्कस करेंगे कि इसका कितने % शेयर है। अगर इन चीज़ों को आप लीगलाइज करवा के चलते हैं तो आगे प्रॉब्लम बहुत कम है। अगर मैं थोड़ा सा इसमें बताऊं, थोड़ा सा हमारे इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ना कहा जाता है कि जब आप कोई भी बिजनेस, कोई भी काम, कोई भी चीज़ करते हैं उसको तहरीर करना सुन्नत है। तो जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स और चीज़ों को लीगलाइज करते हैं, तहरीर करते हैं और उनको लिखते हैं और वो करते हैं, एक तो सबसे पहली चीज़ है कि आपको डर खौफ भी होता है एक दूसरे का कि यार हमने चीज़ें तहरीर की हैं। फिर दूसरा ये भी हो रहा होता है कि यार अगर हम इस चीज़ को ना चला सके तो हमारी बदनामी भी है। फिर तीसरी चीज़ ये हो रही है कि यार लोग हम पे एतमाद कैसे करेंगे। तो अगर हम सुन्नत के तरीक़ों पे रहते हुए हम कारोबार को करें और उसको हम उसके मुताबिक चलाएं तो बहुत सारी चीज़ों से बचा भी जाए। अच्छा, एक प्रोडक्ट को जब आपने मार्केट में लॉन्च किया और एक सर्टेन स्केल तक आपने बेच के अब आप उसको रजिस्टर कराना चाह रहे हैं, तो फिर उसके बाद आगे आपके मराहिल से जो है वो गुजरते हैं? नहीं, अब उसमें देखिए रजिस्टर हमने बाद में नहीं कराना, रजिस्टर हमने पहले करवाना है। जब भी हमने कोई चीज़, हमारे बुनियादी ये सवाल पूछने का मकसद ये था कि कुछ बच्चियां कुछ घर में कोई चीज़ बना लेती हैं तो उसको फिर ऑनलाइन ई-कॉमर्स के थ्रू सेल करना शुरू करती हैं। हमारे पास भी कुछ प्रोडक्ट होता है तो हम भी पहले ई-कॉमर्स पे जाते हैं और उसको फिर सेल करते हैं। फिर जब हमारे पास कुछ सरमाया इकट्ठा हो जाता है तो फिर हम सोचते हैं कि अब जी इसको रजिस्टर करा लें। एक ये ना आपको सुन के भी हैरानी होगी कि हम जब प्रोडक्ट को रजिस्टर करवाते हैं जी या एंटीएन बनवाते हैं या सेल हो रहे हैं, वो कोई इतना कॉस्टली वो नहीं है, वो बड़ी माइनर सी अमाउंट से आप ये इसको करवा सकते हैं और वो हो सकता है। बात यह है कि आपने अपना डिज़ाइन बनाया, उस डिज़ाइन को बना के पहले आपने अप्रूव करवाया, देन आपने देखा कि ये इस नाम से या इस ब्रांड से रजिस्टर तो नहीं है, देन उसके बाद फिर आप उस चीज़ों को करते हैं।
जब आप उस प्रोडक्ट को बना लेते हैं या कर लेते हैं और मार्केट के अंदर थोड़ी सी भी ये सूह होती है कि ये चीज़ हो रही है, तो लोग फौरी तौर पे कापियाँ कर देते हैं। यही थोड़ी सी बेसिकली चीज़ें हैं कि अगर आप अपने कारोबार को शुरू करने से पहले उसको रजिस्टर्ड करवा लें, अपनी आइटम को रजिस्टर्ड करवा लें, उसके जो भी आपकी मतलब है इंग्रेडिएंट्स हैं उसके ऊपर जो आप शो कर रहे होते हैं कि ये चीज़ें हमने ये डाली है, अगर उनके ऊपर वर्किंग करके थोड़ा सा कर लिया जाए तो वो मुस्तकबिल की जो चीज़ें हैं ना उनसे आप बचा जा सकता है। पाकिस्तान के अंदर इसी तरीके से आपको एक एग्जांपल दूंगा कि कॉस्मेटिक कंपनी थी जी। उसकी जो रजिस्ट्रेशन थी वो एक भाई के नाम थी, जो प्रोडक्शन थी वो एक भाई के नाम पे थी। किसी भी लेवल पे जाके उन दोनों भाइयों के दरमियान प्रॉब्लम का मसला हुआ। जिस भाई ने उस प्रोडक्ट को रजिस्टर्ड करवाया हो था अपने नाम से, ट्रेडमार्क और बाकी चीज़ें, तो वो बिजनेस दूसरे भाई को उसको देना पड़ा क्योंकि वो उसके ऊपर नाम के ऊपर था। तो स्पेशली जब लिमिटेड कंपनी होती है, आप जॉइंट वेंचर कर रहे होते हैं, मुश्तरका काम कर रहे होते हैं, इन चीज़ों को पहले ही अगर आप अपना लें और इनके ऊपर आप अमल कर दें, बेस अपनी सेट करके फाउंडेशन सही हो, फाउंडेशन सही हो, तो वो आने दिनों में कोई भी आपको प्रॉब्लम मसला आता है। अच्छा, एक और चीज़ आपने की थी कि अगर फर्ज किया कोई इस तरह की प्रॉब्लम चीज़ें आती हैं, अब देखें कंज्यूमर कोर्ट भी बनी हुई है, अब कंज्यूमर कोर्ट भी बहुत जल्दी फैसले भी कर रही हैं और वो हो भी रहा है इसके ऊपर। जनाब, वो सिक्के का दूसरा रुख ये है कि लोग इस वजह से भी रजिस्टर नहीं कराते हैं, NTA नंबर नहीं लेते कि बाद में कुछ इदारे आके थोड़ा सा टैक्स के हवाले से या बुक्स का चेक किया जाएगा, फिर हमें रेड टेपिज्म का भी मसला हो सकता है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के भी हमारे यहाँ थोड़े से मसाइल है। बहरहाल इसको कुछ बेहतर किया जा रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें, जैसे आपने बताया कि मरीम नवाज साहिबा जो है वो लोन्स भी दे रही हैं और कंज्यूमर कोर्ट्स भी मौजूद हैं, लेकिन एक खदशा तो कंज्यूमर जो सेलर होता है उसके जहन में होता है इन सारी चीज़ों। अच्छा, देखें अब इसमें भी ना, अब मैंने दुनिया के बहुत सारे ममालिक विजिट किए, वहाँ पे गया भी हूँ, मैंने रिसर्च भी की है। जितना आसान बिजनेस करना पाकिस्तान के अंदर है, दुनिया में कहीं भी नहीं है। ओके। अब पाकिस्तान के अंदर तो देखें ना, आप जिस तरह बता रहे हैं भी इदारे आते हैं या बाकी लोग आते हैं, ये आपको भी पता होगा कि इदारों के साथ किस तरीके से डील की जाती है, किस तरीके से उन्हें किया जाता है। हम तो अपने बिजनेस के उन चीज़ों के ऊपर कभी भी जाते ही नहीं है कि जो पूरी दुनिया के अंदर एक रूल एंड रेगुलेशन बिजनेस के बारे में बताई गई। हमारे तो ये है ना, 3 से ज़्यादा अगर आपके एम्प्लॉई हैं तो आपने सोशल सिक्योरिटी में, EOBI में आपने रजिस्टर करवाना है, लेकिन यहाँ तो लोगों को 20-20, 25-25 मुलाजिम है, लेकिन उन्होंने कभी भी रजिस्टर नहीं। हम रूल्स पे भी फॉलो नहीं करते, हम रूल्स पे भी फॉलो नहीं कर रहे। हालांकि देखा जाए हमारे लिए हमारे लिए अब मेरा एम्प्लॉय है, अगर उसको कोई प्रॉब्लम मसला या कोई भी चीज़ आती है और वो हम उसको रजिस्टर नहीं करवाए, अगर वो खुदा ना खास्ता मेडिकली उसे कोई प्रॉब्लम आती है, तो ये सोशल सिक्योरिटी EOBI ये लोग उसको मतलब है प्रेफर भी देते हैं, फिर उसके एक्सपेंस भी बीट करते हैं और फिर बाकी जो फैसिलिटीज होती हैं वो भी देती हैं। बेसिकली तो इदारों से हमें फवायद भी होते हैं और हमें मिलते भी हैं। अगर हम बाय द बुक्स चलेंगे, कानून पे अमल करेंगे, तो उसमें हमारा ही फायदा, उसमें हमारा ही फायदा और हम ही उससे ज़्यादा होंगे। फिर देखें ना, मुल्क भी तो हमारा है ना, इसको हमने चलाना भी है, करना भी है, चीज़ें भी होनी है। तो अगर हम अपनी आमदनी से कुछ हिस्सा इनको दे देंगे तो मेरा ख्याल है ना उससे कोई फर्क पड़ेगा ना उनको प्रॉब्लम। तो ये एक मिथ्स हैं कि हमारे यहाँ जो है वो कारोबार करना बड़ा मुश्किल है, बल्कि जैसे आप बता रहे हैं कि बहुत आसान है, बस आपके यू हैव टू जस्ट टेक द फर्स्ट स्टेप और फिर आपके लिए आसान है। फिर उसके बाद अब बहुत सारे हमारे सराउंडिंग के एरिया ऐसे हैं जहाँ आज तक कभी कोई इदारा नहीं गया, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे बहुत सारे बिजनेस कर रहे हैं और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी हैं वहाँ पे चीज़ें। तो अगर हम इसको लीगलाइज करके कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर भी होगा और हम अपने शहर और अपने इस मुल्क के लिए जो हमारा बिजनेस है, जो चीज़ें वो मुफीद भी होंगी। फिर उसके बाद देखें ना, आपका स्मॉल चैम्बर ऑफ कॉमर्स बना हुआ है, आपका ट्रेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स बना हुआ है, आपका मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स बना हुआ है। बहुत सारे फोरम ऐसे हैं कि जहाँ पे फिर आप जाते हैं, वहाँ पे आपको सहूलियत मिलती हैं, ट्रेनिंग सेशन होते हैं, बिजनेस आप आती हैं, लोन्स के हवाले से आती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको पता है। सर, इस हवाले से तफसील में मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन आज क्योंकि नाज़रीन यूनाइटेड नेशन की तरफ से वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के हवाले से दिन एक जो है वो मनाया जा रहा है, तो इस हवाले से हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए फ़रा नाज मौजूद हैं, जो कि एक वुमेन एक्टिविस्ट हैं। इस हवाले से इस डे की अहमियत भी जानते हैं, पाकिस्तान में इस वक्त क्या सूरत हाल है वो भी जानने की कोशिश करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम, ज़रा इस दिन की ज़रा इम्पोर्टेंस हमें समझाइएगा कि क्यों इस दिन की जो है वो इसको मनाना ज़रूरी है और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? देखिए, इसकी सिग्निफिकेंस ये है क्योंकि हमारी सोसाइटी एक पैट्रियार्कल सोसाइटी है। यहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस के केस रोज़मर्रा हमें देखने को मिलते हैं, सुनने को मिलते हैं। और इस दिन को मनाने का बेसिकली पर्पस ये होता है कि अवेयरनेस क्रिएट की जाए, लोगों में शऊर उजागर किया जाए, उनको समझाया जाए, बताया जाए और इसके ऊपर डिफरेंट सेमिनार्स कंडक्ट कराए जाएं कि ताकि ये अवेयरनेस हमारी सोसाइटी में पैदा हो सके कि जो वायलेंस है ख़वातीन के खिलाफ किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं है और ना इसकी किसी मजहबी तौर पर इसकी कोई गुंजाइश है, ना इसकी कोई माशरती तौर पर कोई गुंजाइश है।
तो इसको हमें ख़त्म करना है। ये शऊर उजागर करने के लिए इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है, लोगों को बताया जाता है कि इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं और इसको ख़त्म करने के लिए जितनी भी कोशिश की जा सकती है हुकूमती सतह पर और माशरती सतह पर वो की जाए। मैम, आप क्योंकि ग्राउंड पर काफ़ी ज़्यादा वर्क करती हैं, इस वक्त पाकिस्तान के हवाले से सूरत हाल बताइएगा कि क्या हालात कुछ बेहतर हो रहे हैं या अभी कुछ मज़ीद कुछ जो है वो बेहतरी की ज़रूरत है? मेरे ख्याल में हालात बेहतर नहीं हो रहे, हालात वर्स हो रहे हैं। ओके। क्योंकि देखा जाए कि अगर हमारा हुकूमती सतह पर क्रैकडाउन नहीं होगा ऐसे पीरों के खिलाफ जो रोजमर्रा की बुनियादों पर खवातीन के मुतल्लिक ऐसे रिमार्क्स देते हैं कि इनके सरों में कील ठोके जाएं तब बेटा पैदा होगा। अगर इस किस्म के रवैये मजीद चलते रहे और हुकूमती सतह पर इनके खिलाफ सख्त एक्शन ना लिए गए तो इस किस्म के वायलेंस मजीद बढ़ते जाएंगे और ऐसा वायलेंस जो घरों में होता है वो तो रिकॉर्ड ही नहीं होता। ये तो एक अदा हमारे सामने पर बात करते हैं, उसके ऊपर अवेयरनेस लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसे लोगों के खिलाफ खासकर जो ये पीर आमिल बाबे हैं जो इस किस्म के रिमार्क्स देते हैं कि इस किस्म के स्टेटमेंट्स देते हैं कि सरों में कील ठोका जाए, तशद्दुद किया जाए, उससे बेटा पैदा होगा, उससे खातून ऐसी नहीं ऐसी हो जाएगी, तो इस किस्म के रवैयों अच्छा, को हमने फराज साहिबा ये बताइएगा कि जहाँ पर हमारे कुछ इंतज़ामिया की कुछ जिम्मेदारियाँ हैं, वहीं पर हमारी आम आवाम की भी तो जिम्मेदारियाँ, अगर कुछ इर्द गिर्द वो ऐसी चीज़ें देख रहे हैं तो उनको भी तो रिपोर्ट करना चाहिए, तो आवाम के बारे में ज़रा बताइएगा। डेफिनेटली अवाम की तो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जब तक खुद इंसान ठीक होने की कोशिश नहीं करेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी है वहां पर कंडीशनिंग ही ऐसी की जाती है कि खवातीन को पता ही नहीं होता कि ये जुल्म है जो हमारे ऊपर हो रहा है। उनको यही समझाया जाता है कि आपकी हम शादी कर रहे हैं तो बेटा आपका जनाजा आना चाहिए। आपने सुना होगा ये कुछ दिनों पहले ही सानिया ज़हरा के केस के हवाले से भी कोर्ट ने फैसला दिया है। तो देखें ये तो एक प्रिविलेज्ड फैमिली थी जिसने केस में कोर्ट में आके केस चलाया, उसके बाद जाके वो एक उस तक पहुंचे हैं, उसको सजा दिलवाई। लेकिन जो छोटे छोटे जो खवातीन पढ़ी लिखी नहीं है, जो खवातीन जानती नहीं है, समझती नहीं है, तो उसके लिए हमें सोसाइटल एक प्रेशर भी बिल्ड अप करना होगा और दूसरा जब तक हमारे कानून हरकत में नहीं आएगा तब तक ये मुमकिन नहीं है। ओके, मैम अब ज़रा ये बताइएगा कि कुछ काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस भी क्रिएट की जा रही है, आप जैसे लोग जो हैं वो काम करते हैं, अब मज़ीद किस तरह की जो है वो अवेयरनेस कैंपेन्स चलाने की ज़रूरत है, कहाँ पर बुनियादी तौर पर सिखाने की ज़रूरत है कि ये फ़ीमेल्स को भी एजुकेट करने की ज़रूरत है और हमारी बाकी पॉपुलेशन को भी एजुकेट करने की ज़रूरत है, अवेयरनेस कैंपेन्स के हवाले से ज़रा बताइएगा। अच्छा, अवेयरनेस कैंपेन्स हमारी जो होती हैं वो बड़ी ट्रेडिशनल सी होती हैं। मेरे ख्याल में अब हमें कुछ इस तरह काम करना चाहिए कि जो घर घर पैगाम है वो पहुंचे। हमें ऐसे पोएट्स को, ऐसे शायर जो हैं उनको प्रमोट करना चाहिए, पोएट्री के थ्रू लाना चाहिए, डिफरेंट इस किस्म की कैंपेन्स करनी चाहिए, क्योंकि एंटरटेनमेंट को जो लोग होते हैं वो ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं बजाय सीरियस कॉन्वर्सेशन को। तो हमें इस तरह की कैंपेन्स मजीद डिजाइन करनी चाहिए और लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए इस तरह की कैंपेन्स आगे प्रमोट करनी चाहिए। और जहाँ तक टीवी ड्रामाज हैं उनके अंदर ऐसे टॉपिक्स को उजागर करना चाहिए कि ताकि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट हो, क्योंकि जो ड्रामे होते हैं, शायरी होती है, वो सुनी या पढ़ी जाती है, या ड्रामा होता है वो देखा जाता है, तो जो एक पिक्चर होती है वो आपके माइंड में हमेशा रहती है। वर्ड्स आपको फिर भूल सकते हैं लेकिन आपके माइंड में एक जो तस्वीर होती है वो नहीं निकलती। तो हमें अपने सॉफ्ट पावर्स पर काम करना चाहिए, तो उससे मेरे ख्याल में ज्यादा इफेक्टिवली हम सोसाइटी के अंदर एक ये अवेयरनेस बिल्ड करने में कामयाब हो जाएंगे। अच्छा मैम, ज़रा ये बताइएगा कि जैसे आप बात करें कि हमें सॉफ्ट पावर की ज़रूरत है, इस वक्त अगर हम अपने ड्रामों की सूरत हाल देखें तो क्या आप मुतमईन हैं कि फ़ीमेल्स के जिस तरह के कैरेक्टर्स दिखाए जा रहे हैं वो सेटिस्फैक्ट्री हैं या अभी भी हमारे यहाँ रोती हुई बहुएँ और जो सास बहू के मसाइल हैं वही दिखाए जा रहे हैं? नहीं, ड्रामों की सूरत हाल हम बड़े फख्र से कहते हैं कि हमारे ड्रामे बहुत अच्छे हैं। हमारे ड्रामे कहाँ अच्छे हैं? हमारे ड्रामे तो सिर्फ इंडिया की हद तक अच्छे हैं ना, तो इंडिया का आप खुद देख लें कि वो क्या किस किस्म का कंटेंट बनाते हैं। हमारे ड्रामे बहुत पीछे हैं अभी।
हमें ड्रामों पर काम करना चाहिए। कोई ये जो ट्रेडिशनल रोल्स हैं, सास बहू, रोना धोना और वही चीज़ें हम बार बार रिपीट करते हैं। आजकल एक दो ड्रामे चल रहे हैं जो काफ़ी अच्छे ड्रामे हैं, वो अवेयरनेस भी क्रिएट कर रहे हैं, वो बता भी रहे हैं कि वायलेंस को किस तरह से, और ट्रेडिशनल चीज़ें जो हम अपनी सोसाइटी में एक ऐसी रिवायात को बार बार रिपीट करते आ रहे हैं जो एक अच्छी रिवायात नहीं है हमारी सोसाइटी जी, के बहुत लिए। शुक्रिया फ़रानाज़ साहिबा, आज हमारे प्रोग्राम में आप तशरीफ़ लाईं और हमने कोशिश की कि आपसे जो बुनियादी वो कर सकें इस दिन के हवाले से। तो थैंक यू सो मच जी तशरीफ़ आवरी के लिए। नाज़रीन, इसी के साथ इस वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जो अपने बिज़नेस के हवाले से डिस्कशन कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे। सो वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम जो है वो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। नाज़रीन, हम लोग जो है वो राना मुमताज़ हमारे साथ मौजूद हैं, उनका भी इस हवाले से कमेंट चाहूँगा मैं, और जो हम बिज़नेस के हवाले से जो है वो डिस्कशन कर रहे थे उसी को फिर हम कंटिन्यू करेंगे। जनाब, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के हवाले से मैं चाहूँगा कि आप भी थोड़ा सा कमेंट करें। बिल्कुल, वो अभी जैसे बात हो रही थी ड्रामों की, ख़वातीन सारा दिन बैठ के सुबह जो प्रोग्राम देखती हैं, मॉर्निंग शो, और दैन उसके बाद फिर ड्रामे वो चल रहे होते हैं, वही सास बहू और वो झगड़े वाला। उस पर अगर हम एज ए कंपैरेटिवली करें ना इसको देखें, तो जो तुर्की के ड्रामे हैं, जैसे अर्तगल आया था, ये जो बाकी आए थे, उससे ना सिर्फ ये है कि हमें जो हमारा कल्चर गुजरा है, जो हमारे इस्लाम का स्टार्टअप था या बाकी चीज़ें थी और मामला थी, जो यूथ है वो भी उसको पसंद करती है और ख़वातीन भी बड़े अच्छे शौक से देखती हैं। तो इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स के साथ वो होना चाहिए और उसको चलना चाहिए, ताकि जो आने वाली हमारी नस्ल है और जो हमारे बच्चे और बच्चियाँ स्पेशली, उन्हें एक तो हमारे इस्लाम के मुताबिक भी पता लगे और उन्हें पता लगे कि किस तरीके से कैसे मामला और किन चीज़ों पर काबू पाया जाता था। अब ये जो साजिशें हैं, अब वो इन ड्रामों में भी हैं और उस वक्त भी ये साजिशें होती थी, लेकिन दोनों के पेश करने का जो है ना वो फ़र्क है। तो उस फ़र्क पे जो है ना ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करना। अच्छा जनाब, बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से ज़रा बताइएगा कि जहाँ पर हम इन जनरल अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर रहे हैं, फ़ीमेल्स के हवाले से बताइएगा कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। क्या फ़ीमेल्स के लिए भी उसी तरह ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस है, घर से बैठ के क्या वो कर सकती हैं अपना बिज़नेस? बिल्कुल ऐसे है, जो है ना ख़वातीन के हवाले से तो मैं समझता हूँ थोड़ा सा ख़वातीन को एज है कि एक खातून जो दूसरी खातून को कोई बात समझाती है या करती है, वो उतनी जल्दी पिक भी करते हैं। उसमें स्पेशली आप देख लें कि अगर ज्वेलरी के हवाले से बात की जाए तो ख़वातीन बड़ी तवज्जो से, फिर कपड़ों के ऊपर आ जाएँ तो उसके हवाले से, फ़ैशन के हवाले से, फिर ज्वेलरी के साथ साथ कॉस्मेटिक के हवाले से वो आ जाएँ। बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जिनको मैं जानता भी हूँ और मैंने खुद विज़िट भी किया हुआ कि उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं, उसके अंदर अपनी फैमिली और अपनी जो वो कम्युनिटी है जो करीब उनके रहते हैं, उन्हें उस ग्रुप में ऐड किया हुआ है। कोई भी नया फ़ैशन, कोई भी नया कपड़ा, कोई भी ऐसी नई चीज़ आती है वो उस ग्रुप में डालती हैं और वो बताती हैं कि मेरे पास अवेलेबिलिटी है। एक तो उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है। अच्छा, बल्कि आपने एक मेरे भी जहन में एक आइडिया डाल दी है कि एक मार्केट प्लेस बनाई जा सकती है ख़वातीन के लिए, ये कर रही हैं। अच्छा, दूसरा कुकिंग के हवाले से ग्रुप्स बने हुए हैं, दिफातिर उनमें ऐड हैं। डेली वो खातून बताती हैं कि आज मैं दोपहर में ये बना रही हूँ, जिसको भी ज़रूरत है वो मंगवा ले या कर ले। अच्छा, अब उस खाने के साथ जो सबसे अच्छी चीज़ होती है कि जो खाने के अंदर सैलड, जो चटनी या जो मीठी चटनी, इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, वो आज सलाद हो गया, ये आजकल बड़ा कम होता है खाने के साथ। बिल्कुल। तो ये जो फीमेल्स बनाती हैं ना, वो उसके साथ ये चीज़ें कंपलसरी होती हैं। तो वो खाने वाले ने डेफिनेटली बाहर से भी मंगवाना है, और अगर वो उन ख़वातीन से मंगवा लेता है या उनसे मंगवा लेता है तो उसे दो चीज़ें होती हैं। एक तो उसे फ़ायदा ये होता है कि उस ख़वातीन को भी थोड़ा सा बिजनेस मिल गया, फिर दूसरा ये कि खाना घर का बना हुआ अच्छा मिल गया। बाहर होटल पे जितना भी खाना है, अब उसमें देख लें क्या मटेरियल यूज़ हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, तेल, घी, सब्ज़ी और ये सारी चीज़ें। तो जो ख़वातीन है वो ज़्यादा केयरिंग और ज़्यादा अच्छे तरीके से खाने को बनाती हैं और वो करती हैं। सेम इसी तरीके से ख़वातीन फ़ोटोग्राफी के अंदर भी आ गई हैं, जहाँ भी कहीं शादी का इवेंट है या कोई प्रोग्राम है, मेल के साथ साथ आपको फीमेल्स भी मिलती हैं। इसी तरीके से अंदर और बनावट के हवाले से कोई इवेंट होता है तो अब वो ख़वातीन के आपस में ग्रुप बने हुए यूनिवर्सिटी की बच्चियों के, वो घर पे आती हैं, आपको वो सेटिंग करके वो दे देती हैं चीज़ें। तो ख़वातीन के लिए भी बेशुमार अपॉर्चुनिटीज़ हैं और वो काम कर भी रही हैं और वो हो भी रही हैं। अच्छा, जैसे आपने हम बेस की बात कर रहे थे कि एक बुनियाद जो है वो सेट करना बहुत ज़रूरी है, पहले ही चीज़ें तय कर ली जाएँ बिज़नेस में, फिर जो है वो अपने प्रोडक्ट को मार्केट में उस तरह लॉन्च किया जाए, पहले मार्केट को सर्च किया जाए, बिज़नेस गैप देखने की ज़रूरत है। अच्छा, यहाँ पर जहाँ पर आपने कुछ चीज़ें समझाई, मैं समझना चाहूँगा कि बुनियादी गलतियाँ क्या करते हैं हमारे नौजवान जो है वो, फिर उसको उनको जो है वो लॉस का
जो है वो सामना करना पड़ता है, क्योंकि हम किसी की गलतियों से सीख के ही बंदा जो है वो अपना बिजनेस आगे करता होता है। अब देखें उसमें सबसे पहले तो यही चीज़ है, जिस तरह मैंने बात की कि एज ए स्टूडेंट लाइफ के अंदर हम इंटर्नशिप करते हैं, हम बिज़नेस की इंटर्नशिप बिल्कुल भी नहीं करते, एक चीज़। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि जब आप अपने जहन में किसी को आइडियल बना लेते हैं ना, बिज़नेस के हवाले से, किसी भी चीज़ के हवाले से, तो हमें उसके बारे में पढ़ना भी चाहिए और हमें समझना भी चाहिए कि वो शख्स क्यों इतना फेम है, वो क्यों बिज़नेस के अंदर ग्रो है, वो क्यों अपनी जो डिजिटल मीडिया उसके अंदर वो ग्रो है, क्यों वो यूट्यूबिंग के अंदर वो ग्रो है, उसको पढ़ना चाहिए, उसको समझना चाहिए। फिर दूसरा ये होता है कि जो आपके कंपैरेटिवली जो आपके मुकाबले पे लोग होते हैं उनको भी रिसर्च करना ज़रूरी होता है। जब कोई क्रिकेट का मैच हो रहा होता है, कबड्डी होती है, कुश्ती होती है, कोई इस तरह की चीज़ें जिसके अंदर दा जिसे कहते हैं यूज़ किया जाता है, तो वो देखा जाता है कि जो मेरा मुखालिफ है मैं उसकी कौन सी ऐसा पॉइंट, कौन सी ऐसी चीज़ को पकड़ूं, वीकनेस कि फिर मैं उसके ऊपर काम करूं और ये चीज़ करूं। सेम बिजनेस के अंदर भी यही चीज़ें हैं कि आप किस तरीके से चीज़ों को, अपने कंपैरेटिव को आपने बेसिकली नीचे करना होता है, आपने अपने बिजनेस को ऊपर लेके जाना। अब उसमें डिजिटल मीडिया आ गया, प्लेटफॉर्म आ गया, बहुत सारी एडवर्टाइजिंग की ऐसी चीज़ें आ गई कि जो आप उनसे बेहतर करते हैं। राना मुमताज़ साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जैसे राना मुमताज़ साहब समझा रहे थे कि हमने बिज़नेस को खुद समझने की ज़रूरत है ज़ाती तौर पर कि इसकी क्या इंट्रिकेसीज़ हैं। एक प्रोडक्ट को जब हम लॉन्च करें तो एक शख्स को अगर आप आइडियलाइज़ करें, एक प्रोडक्ट को आइडियलाइज़ करें कि ये जो मेरा प्रोडक्ट है ये मार्केट में जो है वो बहुत ज़्यादा सेल आउट होगा, तो हमने उसकी इंट्रिकेसीज़ को समझना है, उसकी गलतियाँ नहीं करनी और दूसरों की गलतियों से सीखना है। पहले जाके टाइम स्पेंड करना है मार्केट में, कहीं पर सीखना है काम को 1 साल 2 साल, और जब सेटिस्फाई हो जाएँ कि अब मैं जो है वो बिज़नेस कर सकता हूँ, तो तब जो है वो मार्केट में जो है वो कदम रखना है, ताकि आप लॉस से भी बच सकें और जो आपका सरमाया हुआ है और जो पेरेंट्स की तवक्कुआत हैं उस पर भी पूरा हो सकें। नाज़रीन, इसी के साथ साथ आज का प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हुआ। अपने मेज़बान तिहाम आज़म को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।